लगातार 4 दिन हाइज बनाने के बाद बाजार में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग, स्वागतम। चलिए, लेकिन आखिरी बचा है 1.5 घंटा इस हफ्ते का और आज की क्लोजिंग होगी सबसे अहमियत वाली। 1.5 घंटे का ट्रेड, अगले हफ्ते की तैयारी। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिद्धवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और जानेंगे अनिल जी से ये जो थोड़ा शेकआउट हुआ है बाजार में, इसमें आपको क्या बनानी है अपनी रणनीति और वीकेंड से पहले किस तरह की पोजीशंस रखें। बताएं सर, इस समय की बड़ी बातें क्या हैं? जी, बड़ी बातें यही कि लगातार चौथा दिन रिकॉर्ड बनाया है निफ्टी पर। इंट्राडे बेसिस पर, क्लोजिंग बेसिस पर बनेगा या नहीं बनेगा देखा जाएगा, लेकिन सेंसेक्स ने भी 59,000 के ऊपर, 59,500 के ऊपर का रिकॉर्ड बनाया और बैंक निफ्टी ने भी लगातार दूसरे दिन बनाया नया रिकॉर्ड। पहली बार इतिहास में 38,000 के दर्शन हुए और ये सारे दर्शन होने के बाद पहले 1.5 घंटे की मजबूती के बाद आती दिखी मुनाफा वसूली और तेज बिकवाली, और वहां से बाजार नीचे आते देखे। तो आपको जो हाईलाइट समझे, तेजी, रिकॉर्ड तीनों इंडेक्स में बनाए, मुनाफा वसूली, प्रॉफिट बुकिंग सब जगह। इंट्राडे में 17,792, 59,737 और 38,112, ये तीन वो आंकड़े हैं जो निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी पर रिकॉर्ड के तौर पर। रियल एस्टेट, सरकारी बैंक और मेटल सबसे ज्यादा कमजोर हैं, 2 से 3% नीचे। सभी सेक्टर्स दबाव में। विक्स कल के बाद आज फिर से उछलता हुआ 7%, तो 7% आज, कल 5%, 12% का उछाल विक्स में 2 दिनों में होता हुआ। डाउ फ्यूचर्स जबकि मजबूत है, 50 अंक ऊपर, मजबूत तो नहीं कहेंगे, 50 पॉइंट ऊपर है हरे निशान में। यूरोप थोड़ा सा कमजोर, तो डाउ में वही ट्रेंड है, एक दिन मजबूती एक दिन तेजी, और उस लिहाज से आज मजबूती का ट्रेड होना चाहिए डाउ में। वैसा ही डाउ फ्यूचर्स दिखा भी रहे इस वक्त। जी दीप। बिल्कुल, तो डाउ का ट्रेंड तो सर समझ में आ गया, थोड़ा बैंक निफ्टी का भी ट्रेंड समझाएं। कल बड़ा ब्रेकआउट, आज थोड़ा सा शेकआउट। एक्चुअली पूरे बाजार में हम देख रहे हैं थोड़ा शेकआउट हो रहा है, कुछ बड़े नेम्स होल्ड कर रहे हैं, बट अदरवाइज हमने ब्रॉडर मार्केट्स में तो काफी गिरावट देखी है। कैसे समझे इसको कि एक बार तो बाजार में हल्का होना था, कि वही एक्शन हो रहा है? रेशो और एफआईज के बिकवाली के आंकड़े, ये 2 ट्रिगर थे दीप, जिसकी सुबह हम बात कर रहे थे कि जिसकी वजह से आपको ऊपर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और देखिए ना, एकदम परफेक्ट लेवल से तो घुमा है, क्या समस्या, कहीं कोई नहीं। आपके लिए बेचने की रेंज आप देख लीजिए, सुबह हम जो बात कर रहे थे बेचने के लिए सबसे बढ़िया लेवल है 17,750, 17,800, जितना 17,800 के नजदीक आप बेच पाए, एग्जैक्टली वहीं पर हाई बना है 17,792 का। अब एग्जैक्ट तो आप 800 पे टच हो गए वहीं में बेचूं, वो तो पॉसिबल है नहीं ना, वो तो होता नहीं। तो आप बाजार को एकदम सही लेवल से करेक्शन देख रहे हैं। बैंक निफ्टी की हम बात यही कर रहे थे कि 38,000, 37,900, 38,100 की रेंज में बेचिए और एग्जैक्टली 38,112 का हाई बनाया। तो मुझे कहीं कोई बाजार में समस्या नहीं दिखती। ये जो प्रॉफिट बुकिंग है हेल्दी है और एक तरफा बढ़िया तेजी। 17,400 के ऊपर जो ब्रेकआउट मिला उससे आप 17,800, 400 पॉइंट की तेजी आप 3 ट्रेडिंग सेशन में दिखा चुके हैं। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है और वही होता हुआ दिख रहा है। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह कि करेक्शन के बाद भी बाजार ने अहम सपोर्ट लेवल को तोड़ा नहीं है। 17,600 के आसपास पहला जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, और इसलिए दीप आपको याद होगा कि आज सुबह हम बात कर भी रहे थे कि पहले सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार आपको आते हुए दिखेंगे। 17,600, 625 की रेंज में वहां पर आएगा। आज का लो लगभग 17,600 के आसपास का है। बैंक निफ्टी भी 37,450 का आज एंट्री पॉइंट दिया था, एग्जैक्टली लो 37,428 का। तो मुझे तो इस तरह के बाजार पसंद है जहां दोनों तरह के ट्रेड भी हों, ऊपर के लेवल को भी बाजार रेस्पेक्ट करे, नीचे के लेवल को भी रेस्पेक्ट करे। अब वो दोनों तरफ के ट्रेड होंगे ही, हमेशा एक तरफा होंगे नहीं, लेकिन अगर आपको पता है किस लेवल पर एंट्री, किस लेवल पर एग्जिट करना है, तो बस उससे बढ़िया बाजार हो नहीं सकता। तो बाजार अनएक्सपेक्टेड मूव न दे कि सपोर्ट लेवल को होल्ड ना करे, गिर जाए, या रुकावट के लेवल पर अटके ना भागते ही जाए, तो ट्रेड करना मुश्किल है। अगर लेवल को रेस्पेक्ट करके बाजार चलता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, और वैसा ही आज होता दिख रहा है। एक तरफा तेजी के बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में आना लाजमी है। तो ऊपर में आप प्रॉफिट बुकिंग भी करें नीचे के लेवल में, ताकि आप खाली रहेंगे, फिर से एंटर कर पाएंगे। ब्रॉडर मार्केट में भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग का माहौल है। कैश मार्केट के स्टॉक्स आप सोचिए ना, 10-10, 12 दिन तक मिड कैप इंडेक्स ऊपर है, अब हाई पर हाई 5-7 दिनों से आपका स्मॉल कैप इंडेक्स बना रहा है। ऐसा थोड़ी कि कहीं प्रॉफिट बुकिंग आएगी नहीं, तो डरने घबराने की बात नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग हेल्दी है, नॉर्मल है। ये जरूर कहूंगा कि ऊपर के लेवल पे थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अब करते रहे, जिस तरह से एक तरफा तेजी हुई, ताकि आपके लिए अगर कोई करेक्शन आए, जो कि आएगा भी, उसके लिए नीचे एंट्री करने के लिए आपको जगह मिले। तो गर्मी में देते रहिए, और जब आपको लगे कि सबको लग रहा है कि अरे ये तो गया, तब आपको लेना है।
बिल्कुल, तो मौका ढूंढना है, लेवल्स को बाजार ने किया है रिस्पेक्ट, और ऊपर से जो थोड़ा हल्का होना था वो भी आपको एक्शन होते हुए दिख रहा है। आइए फिर इस एक्शन में कहां है मौके, हमारे एक्सपर्ट्स के साथ करेंगे डिस्कस, पर उससे पहले वरुण और मानसी से बात करते हैं आने वाले दिनों के लिए कुछ अहम इवेंट्स और साथ ही आज के खबरों वाले शेयर्स के बारे में। मानसी, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इवेंट्स पर है नजर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। बाजार बंद होने के बाद फुटसी की रिबैलेंसिंग लागू होगी आज। इसके अलावा एशियन एनर्जी सर्विसेज इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में निवेश के लिए आज बोर्ड बैठक होने जा रही है। इन दोनों इवेंट्स पर आज के लिए फोकस रखना होगा। कल शनिवार के दिन आईआरसीटीसी पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च करने जा रही है, तो इस पर भी नजर रहेगी। सोमवार के दिन बीएसई इंडेक्स में कई बदलाव लागू होते हुए दिखेंगे। इसके अलावा एनसीएलटी में वीडियोकॉन के रेजोल्यूशन प्लान पर अगली सुनवाई जो है वो सोमवार के दिन यानी 20 सितंबर को होते हुए दिखेगी। नजारा टेक्नोलॉजीज की 22वीं एजीएम जो है वो सोमवार को होने जा रही है, और इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज और सेल दोनों ही एक्स डिविडेंड ट्रेड होते हुए 20 सितंबर को दिखेंगे। तो ये तमाम ट्रिगर्स 20 सितंबर यानी सोमवार तक के लिए। बिल्कुल, तो कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर आपको रखने हैं नजर। आइए वरुण से जानते हैं कुछ खबरों वाले शेयर्स भी। गुड आफ्टरनून वरुण, बताएं। गुड आफ्टरनून दीप। तो सबसे पहले कॉफ़ी डे के लिए हमने आपको जो खबर दी कि वो टर्न अराउंड का प्लान जो है कॉफ़ी डे का तैयार हो चुका है। जो कर्जदाता है उन्होंने मंजूरी, उनकी सिर्फ मंजूरी का इंतजार है। बेंगलोर में कुछ कॉर्पोरेट ऑफिस है, उसकी लीज की पीरियड जो है वो एक किसी को बेचने के यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक जो पैसे मिलेंगे उससे जो कर्ज का भुगतान है वो ये कंपनी करने वाली है। और खबर तो ये भी है कि इस कंपनी के जो लेंडर्स हैं उनको शायद हेयर कट नहीं लेना पड़े, तो इसके चलते सीसीडी तो है, साथ साथ काफ़ी सारे बैंक जो है जैसे कि कर्नाटका बैंक है, आरबीएल बैंक है, इनको भी इसका फायदा होगा। आईडीएफसी लिमिटेड, खबर ये आई है कि ये अपने म्यूचुअल फंड का जो कारोबार है उसमें विनिवेश की मंजूरी जो है इस कंपनी को मिल चुकी है। इसके अलावा ग्लॉस्टर कोजेंसीज के हवाले से खबर आई है कि तेलंगाना सरकार के साथ इस कंपनी ने करार किया है। जूट प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए करार किया गया है। करीब 330 करोड़ के आसपास का निवेश होगा। पीएनबी, इस कंपनी ने भी अपने रेट्स घटाए हैं। लेंडिंग रेट में 0.25% के आसपास की कटौती की है, जो नए रेट से 6.8% से घटकर अब 6.55% के आसपास आ चुके हैं। एनबीसीसी, इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि अगस्त में इस कंपनी को कुल 37 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स मिले हैं। और सबसे आखिरी में ईक्लर्क्स, इस कंपनी ने अपने बायबैक के प्राइस का ऐलान किया है 2850 रुपये का। 30 सितंबर को बायबैक की रिकॉर्ड डेट है। इसके पहले जब बायबैक का प्राइस का ऐलान किया गया था तो वो करीब 3200 रुपये के आसपास था, तो वहाँ से प्राइस जो है अब और नीचे लाया गया है। अनिल जी पता नहीं कम कैसा हुआ, लेकिन इन्होंने सेकेंड टाइम ये किया है। इसके पहले भी दो बार कम कर दिया। इसके पहले भी एक बार किया था। मुझे अरमान जो हमारे रिसर्च टीम में है उन्होंने ये डेटा भेजा है कि इसके पहले 2019 में मैक्सिमम प्राइस जो 1600 रखा गया था, उसके बाद 1500 कर दिया गया था। तो ये नॉर्मल प्रैक्टिस है, उनका कहना है ई क्लर्क्स का, कि ऐसे किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने उस समय जो बोला था वो मैक्सिमम प्राइस कहा था। तो वो मैक्सिमम 3200 था, लेकिन अब जो फाइनल प्राइस आया है, प्राइस तो आपका जब आप ओपन मार्केट परचेज करते हैं बायबैक के तौर पर तब आती है, और लेकिन टेंडर ऑफर में तो आपको फिक्स प्राइस रखनी पड़ती है। ये टेंडर ऑफर है या ओपन मार्केट परचेज, ये चेक करना पड़ेगा। ये मैं चेक करता हूँ एक मिनट। लेकिन इन्होंने फाइनल प्राइस कम कर दी है, इतना पक्का है। आज इन्होंने अपडेट दिया, आज इनकी बोर्ड की बैठक थी जहाँ पे इस पे डिसीजन लेना था कि कितना करेंगे, और अमाउंट सेम रखा है लेकिन फाइनल प्राइस कम कर। चलिए इस पर पूरी रिसर्च करें और जरूरत हो तो मैनेजमेंट को इन्वाइट करें, एक बार उनसे समझेंगे कि क्या वजह है 3200 से 2850। हाँ, ओके, ये है ई क्लर्क्स। शेयर बायबैक का प्राइस थोड़ा नीचे किया है, इस पर करेंगे फोकस। आइए वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर, क्लोजिंग शो की शुरुआत, पहला बिगुल उनके नाम। वागले साहब गुड आफ्टरनून, बताएं सर। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। आप चेक करिए, किसी और को तो बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि बाद में सब कंप्लेन करते हैं कि मैं पहले देता हूं हमेशा। क्या है, फैसला तो जो जज देगा वही होगा। कंप्लेन करने का काम, अपने अपनी बात रखने का काम तो सब लोग करते हैं, आपको तो पता ही है। और कितने बड़े बड़े वकील हो, फाइनल अथॉरिटी तो जज के पास है। बाकी तो आप सब समझ गए। वागले एंजॉय कीजिए लाइफ, दीजिए आपको, जब तक आप हैं मैं हूं तब तक डरने की क्या बात है जी। अनिल जी, जज को ये बताना है कि मार्केट का फॉल हो गया कि अभी भी बाकी है, क्योंकि मैं मार्केट ट्रेंड के बारे में क्लियर नहीं हूं। लेकिन दो स्टॉक्स है, कोटक बैंक और इंडिगो, ये देख के लगता है कि तेजी भी बरकरार है, कहीं भी कुछ भी नहीं है अगर आप स्टॉक राइट सुनो तो। मेरा स्टॉक है M&M फाइनेंस, जो 180 के बाद जो क्लियर ब्रेकआउट आया है, अभी 182.2030 का भाव है। यहां से लेकर 181 तक आप बाय करें।
178 का स्टॉप लॉस और मेरा टारगेट 190 का है, जो आज नहीं आया तो मंडे को मॉर्निंग को आना चाहिए। ये पहला ट्रेडिंग टारगेट है। दूसरा पोजिशनल टारगेट 2 से 3 दिन 4 दिन, ये स्टॉक अभी 200 टेस्ट करने की तैयारी में है। इसको आप 3 से 4 दिन या मे भी अगला हफ्ता दे दीजिए। परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। ये फर्स्ट क्लास कॉल आपके लिए महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस में आया। तो दो चीज़ जो वागले साहब आप पूछ रहे थे कि इंडिगो, एमएनए, कोटक महिंद्रा बैंक, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी भी मंदी नहीं है, बाजार ठीक है। देखिए एक चीज़ तो क्लियर कट है वागले साहब, जो हिसाब से बाजार एक तरफा तेजी हुई वो करेक्शन तो दिखाई गई और वो हो भी रहा है, लेकिन ये हल्के फुल्के करेक्शन है। एक तरफा बाजार गिर जाएगा वैसा दिखता नहीं, क्योंकि फ्लो स्ट्रांग है, टेक्निकली इतने स्ट्रांग है कि हर सपोर्ट लेवल पर। तो मेरे ख्याल से जो आप कर रहे हो वो एकदम परफेक्ट है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच, जिन स्टॉक्स में चार्ट पर आपको स्ट्रेंथ दिख रही है ना, वहां पर अगर आप ढूंढेंगे ना तो आपको एक दो शॉर्ट वाले भी मिल जाएंगे जो आप कई बार ढूंढ लेते हैं। तो मुझे लगता है स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच थोड़ा सा रखना ज्यादा ठीक है, ये मुझे लगता है वागले साहब जी। अनिल जी, एक छोटा बात, मेरा डिस्क्लोजर रह गया। हमने अभी शो के पहले 5-10 मिनट हमने ये कॉल हमारे क्लाइंट्स को दिया है और हमारा टारगेट लगभग 185 to 188 हो गया, क्योंकि ये इंट्राडे कॉल है। 185-188 के आसपास के टारगेट यहां पर ये है आपके लिए एक बेहतरीन कॉल वागले साहब की तरफ से आता हुआ। आइए, कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां बढ़िया तेजी भी हुई है और कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जहां बढ़िया करेक्शन भी हुआ है, लेकिन आइए पहले हमारे कुछ और एक्सपर्ट्स हैं तैयार, उनसे ले लें उनकी पसंदीदा कॉल। कुणाल जी और राकेश जी भी तैयार हैं अपने बेहतरीन चार्ट कॉर्नर के पिक के साथ। बिल्कुल बताएं सर। देखिए, पहले तो अनिल जी एक डिस्क्लेमर है कि हमने भी अनिल जी हमारे खुफिया जासूसों ने पूरी छानबीन करी और पता चला कि वागले जी पहला बिगुल कैसे बजाते हैं अनिल जी। वो पीते हैं अनिल जी डाबर का जूस। तो जोक सपाट अनिल जी, डाबर के अंदर इतनी वीक मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हो रहा है, नए हाइस पे जा रहा है, तो डाबर पे खरीदारी की राय है। डाबर है चार्ट कॉर्नर पे। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, एक बहुत ही रेयर पैटर्न है जिसका ब्रेकआउट डाबर में आता हुआ दिख रहा है। इस स्टॉक पे एक बहुत ही स्मॉल पेनेंट का पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। स्टॉक ने 640 रुपए की बाधा को पार किया है 640 की, और 652 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इन स्तरों पर खरीदारी करके चले। 642 पर 10 रुपया नीचे स्टॉप लॉस रखें। पहला टारगेट 680 रुपए का 680 का, और इवेंचुअल टारगेट 700 रुपए यानी कि 695 का रख लें। 695 के टारगेट के लिए डाबर में हमारी खरीदारी करें। ओके, डाबर चला तेजी की चाल, और न सिर्फ आपको पसंद है डाबर, पसंद है किरण जी को भी। किरण जी से भी ले लें, उनकी कॉल डाबर पर ही है। किरण जी का कमाल भी। किरण जी बताइए। बिल्कुल अनिल जी, डाबर बिल्कुल बाय करना चाहिए। सारे रीजंस दे दिए, पर एक ऑप्शन चेन डेटा में 650 के कॉल में 11 लाख शेयर है अनिल जी, 11 लाख। और ये सब शॉर्ट ट्रैप हो चुके हैं। और जब मार्केट थोड़ा सा गिरा, ये स्टॉक बिल्कुल नहीं गिरा, तो उसके चलते मुझे लगता है कि इधर अच्छी खासी रैली आपको देखने को मिलेगी। तो जिस तरीके का चार्ट पैटर्न है, मेरा स्टॉप लॉस 646 का रहेगा और टारगेट्स सोमवार के लिए 675 के देखने को मिलेंगे। तो ये बड़े टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करे। 650 का कॉल ऑप्शन मेरे सामने नहीं है, पर 650 का कॉल ऑप्शन जो कुछ रेट में है अभी लेना चाहिए। और 646 अगर कैश लेवल्स में नीचे जाता है तो इधर से बाहर निकलने की सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए डाबर। पसंद आ रहा है हमारे एक्सपर्ट्स को और एक्शन में भी आपको स्टॉक आते हुए दिख रहा है, तो नजर रखिएगा इस पर। एमएनएम फाइनेंस, डाबर, ये दो काउंटर्स हैं जो आपको बढ़िया मूव इस समय दिखा रहे हैं। पर इंटरग्लोब एविएशन जबरदस्त एक्शन ये काउंटर आपको दिखा रहा है। सचिन जी इसके बारे में ट्रेडिंग कॉल देकर गए थे, उनका टारगेट हिट हुआ। हमारे बाकी एक्सपर्ट्स ने भी इसको कवर किया है पिछले कुछ दिनों में। सुमित जी, कुछ दिन पहले आपने भी यहाँ पर राय दी थी। क्या चल रहा है इंटरग्लोब में? 12% की तेजी, वो भी ऐसे बाजार में जहां पर काफी वॉलेटिलिटी दिख रही है। बिल्कुल दीपांशु, गुड आफ्टरनून। एविएशन स्टॉक्स पे बिल्कुल सलाह दी थी और इंडिगो पे तो हमारा बात भी हुआ था कि ये स्टॉक 2150 से 2200 का लेवल दिखाने को तैयार है, और एक ही दिन में ऐसा मूव देखने को मिल गया। इनफैक्ट स्पाइस जेट और इंडिगो दोनों ने उड़ान भर ली और एकदम फुल स्पीड में तेजी दिखा रहे हैं। इंडिगो 2400 रुपए तक का लेवल आने वाले दिनों में दिखा सकता है। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो पोजीशंस होल्ड करें। कोई भी डिप आते हैं यहाँ से 25-50 रुपए का, तो लोअर लेवल्स पे खरीदारी करें। 2400 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में इंडिगो में देखने को मिलने चाहिए। अरे सुमित जी, आपके गले को क्या हो गया? कोई आइसक्रीम खाली कोल्ड ड्रिंक पी लिया क्या? हाँ नील जी, थोड़ा सा एक्चुअली कुछ रिलेटिव्स आए हुए हैं तो थोड़ा सा हो रहा है ये सब चीजें खाने में।
अच्छा फिर ठीक है। मुझे लगा किसी ने आप पे चिल्ला दिया यार, बदले में आप भी किसी पे चिल्ला दिए हो और उसके लिए गला खराब हो गया, तो वो नहीं हुआ तब तक ठीक है। खाने पीने से हो रहा है ना, तब तक कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस वीकेंड है, 2 दिन आप गले को आराम दीजिए, शो तो करना है नहीं अब। इसके बाद में आराम से गार्गल्स वार्गल्स कीजिए, गर्म पानी पीजिए और लौंग वोंग खाइए, तो हो जाएगा सब ठीक चीजें। तो मंडे को फिर से आपको एकदम चुस्त दुरुस्त मिलेगा। अब फिर मैं आज आपको सवाल कम पूछूं क्या? नहीं अनिल जी, आप बिंदास पूछिए, मैं तैयार हूँ एकदम। ओके चलिए, तो सुमित जी तैयार है, हम भी तैयार है, और तैयार है कोटक बैंक 2000 को छूने के लिए। 1995 1996 ये है फ्यूचर्स में लेवल, और हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है इस वक्त आज के जो आपके सामने है कोटक बैंक में। विश्वेश जी चार्ट देखिए। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। देखिए मेरा काफी टाइम से ये बिलीव था, इनफैक्ट हमने बात की थी करीबन 1700 के आसपास, उस वक्त भी मैंने यही कहा था कि मुझे 2000 के लेवल लग रहे हैं, फिर 1820 निकला। मेरे हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक में कोटक बैंक ने काफी अंडर परफॉर्म किया है, और अगर आप दिसंबर से अब तक का मतलब पूरे लास्ट 7-9 मंथ्स का कंसोलिडेशन अपवर्ड ब्रेक हो रहा है, तो मुझे लगता है 2000 पे नहीं रुकेगा, ये शायद 2100 के ऊपर जाना चाहिए। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव इट इज स्टिल लुकिंग गुड। अब वही है कि इन अ वेरी शॉर्टर टर्म आज जो मोमेंटम है मेरे हिसाब से ऑप्शन चेन के हिसाब से 2000 पे अच्छा रेजिस्टेंस है। एट द सेम टाइम जैन और फैब के जो कंसेक्यूटिव हाई थे वो 2020 के आसपास थे, तो फ्रेश खरीदारी या तो 2020 के ऊपर करिए, या अगर पुल बैक में 1980 1970 मिलता है तो करिए। बट ऑल इन ऑल मुझे लगता है 2100 की ओर जा रहा है कोटक बैंक। ओके तो 2100 की तरफ जा रहा है कोटक बैंक, नजर रखिए इस पर। बड़ा एक्शन इस पर आते हुए दिखा है। आज बैंक्स में मिली जुली चाल है। कुछ एक्टिव बैंक्स, कल हमने देखा येस बैंक करीब 15-16% ऊपर था, आज 10% नीचे है। वहां पर आप भारी गिरावट देख रहे हैं और काफी वजह भी है उसकी। पर उसके अलावा बैंक ऑफ महाराष्ट्र में थोड़ी कमजोरी आ रही है, बैंक ऑफ इंडिया यहां पर थोड़ा रोटेशन होते हुए दिख रहा है। तो नजर रखिए बैंक्स में उतार चढ़ाव वाला आपको सेशन आते हुए दिखेगा। पर कई सारे और काउंटर्स हैं जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। जमुना ऑटो, सुमित जी आपके रेडार पर रहता था, ये 100 के लेवल्स इस पर आते हुए दिख रहे हैं। अभी अभी एक स्पाइक आया है, क्या चल रहा है इस चार्ट में सर? थोड़ी देर पहले ये स्टॉक मेरे रडार पे आया था, फिर थोड़ा सा लेट हो गया, इसके लिए मैंने बिगुल कैंसिल कर दिया, लेकिन ये स्टॉक में ब्रेकआउट है। जमुना ऑटो जिसको नहीं जमता उसको भी अब जमेगा, क्योंकि स्टॉक में ब्रेकआउट है। 2018 के हायर लेवल्स पे आ चुका है, 100 का लेवल क्रॉस करने ही वाला है। 105 रुपए से लेके 110 रुपए तक का मूव जल्दी ही शॉर्ट टर्म में इसमें ट्रेडिंग के लिहाज से देखने को मिलेगा। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 92 रुपए 92.50 के आसपास का है, तो पोजीशन होल्ड करें। सेंचुरी के बाद जैसे ही 100 का लेवल तोड़ेगा 105 से 110 के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, तो जमुना ऑटो इस पर आपको रखनी है नजर, एक्शन बनते हुए दिख रहा है। कुणाल जी एक और इंटरेस्टिंग स्टॉक है वरॉक इंजीनियरिंग, जरा इसके चार्ट पर डालें नजर, क्योंकि कल एक बड़ा ब्रेकआउट इस पर आया था और आज भी ये होल्ड आउट कर रहा है। मॉर्निंग में थोड़ी मुनाफा वसूली दिखी, बट उसके बाद फिर से एक्शन इस पर जम रहा है। क्या चल रहा है वरॉक इंजीनियरिंग के चार्ट पर कुणाल जी? देखिए दीपांशु, स्टॉक की भारी पिटाई हुई थी। आप देखिए इसमें एक हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न बना था, उसके बाद हमने बड़ा ब्रेकडाउन देखा, गिरावट आई, और गिरावट आ जाने के बाद बिल्कुल सपोर्ट लेवल्स पर आने के बाद इसमें एक पुलबैक आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो है, जो अभी आपको मूव दिख रहा है, ये एक पुलबैक है, और इस पुलबैक में बहुत मुमकिन है कि 340 के लेवल्स भी आ जाएं। 340 तक इसमें बिल्कुल एक पुलबैक बन सकता है, लेकिन कोई ऐसे बढ़ चढ़कर खरीदारी की राय नहीं मुझे लगता है इससे कल बाजार में उपलब्ध है। वॉच करें, आपके पास है तो जरूर बने रहें। 340 तक मुझे लगता है स्टॉक इस उछाल में जाना चाहिए। बिल्कुल, तो 340 तक के लेवल्स के लिए नजर रखिए। ये है आपके लिए वरॉक इंजीनियरिंग। थोड़ा इंटरेस्टिंग काउंटर है, क्योंकि कल एक बड़ा ब्रेकआउट आया था और आज भी थोड़ा होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है। हालांकि कल के काफी सारे स्टॉक्स पर आज आप मुनाफा वसूली आते हुए देख रहे हैं। पर मारुति सुबह से एक स्टॉक एक्शन में रहा है और अभी भी मूवमेंट दिखा रहा है। बल्कि किरण जी आज सारे के सारे ऑटो काउंटर्स में बायबैक बाउंस बैक आते हुए दिखा है और उसमें मारुति काफी एक्टिव बनते हुए रहा है। क्या व्यू है सर मारुति पर?
ब्रेकआउट आज के सवेरे सवेरे के पहले 5 मिनट में ही देखने को मिला। जो लेवल था लगभग 69-60 का था, उधर से लगातार हम हायर टॉप हायर बॉटम बनाते जा रहे हैं। मेरा मानना है कि पोजिशनली आपको 71-50 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए, जो कि सोमवार मंगलवार तक देखने को मिलेंगे, जहां रिव्यू लेना चाहिए। अभी के लिए लॉन्ग पोजीशंस के लिए 69-40 का स्टॉप लॉस रहेगा और सेकंड टारगेट जो है वो 73 का देखने को मिला है, जो कि दिवाली के आसपास देखने को मिल जाना चाहिए। सारे एक्सपर्ट्स बुलिश होते हुए दिख रहे हैं और मेरे ख्याल से सुबह भी ऑटो स्टॉक, हाँ बजाज ऑटो, सुमित जी ने रिकमेंड किया था 3900 रुपये वाला कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की राय थी। आयशर शुभम जी को पसंद आया था, सचित जी को पसंद आया था, टीवीएस मोटर्स शुभम जी को पसंद आया था, मारुति हिमांशु जी को पसंद आया था। तो सारे जो मजबूत स्टॉक जो तेज दौड़ लगाने को तैयार हैं वो सारे के सारे स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर आते हुए दिखे हैं। रडार पर आता हुआ दिख रहा है एक और स्टॉक जो है आपके सामने, डायनामेटिक टेक्नोलॉजी। डायनामेटिक ये है वो स्टॉक, इस पर रखिए नज़र। यहाँ पर कुछ खबर इंटरेस्टिंग आती हुई दिख रही है इस वक्त, और खबर ये है डायनामेटिक को लेकर बोइंग से फाइटर जेट के लिए ऑर्डर मिला है। बोइंग दुनिया भर में विमान बनाने वाली दिग्गज कंपनी है और डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, इससे ऑर्डर मिला है इसकी मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग करने के लिए फाइटर जेट के लिए। क्या बात है, डायनामेटिक टेक्नोलॉजी ये है वो दमदार स्टॉक जिसके लिए बड़ा ये बोइंग से ऑर्डर मिला है, एक बड़ी बात है। और ये एरोस्पेस में काम करने वाली ये कंपनी, तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजी के लिए एक बड़ा, मुझे याद है जैन साहब के जेम्स में ये स्टॉक रहा हुआ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टॉक है और काफ़ी बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक भी है। तो यहाँ पर बड़ी खबर आती हुई दिख रही है डायनामेटिक टेक्नोलॉजी। सेठी साहब हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनसे भी राय लेंगे। मेरे ख्याल से उनके रडार पर भी राय इस स्टॉक की पहले चर्चा हुई है। तो डायनामेटिक टेक्नोलॉजी ये है वो स्टॉक जहाँ पर आपके लिए बड़ा एक्शन होते हुए दिख रहा है इस वक्त। तो ये खबर आती दिख रही है, रॉयटर्स के हवाले से ये खबर आती दिख रही है। एग्जैक्टली ऑर्डर साइज़ क्या है, कितना बड़ा है, वो देखा जाएगा, लेकिन बोइंग से फाइटर जेट के लिए असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर मिला है। ये आपके सामने। आइए इसी के चार्ट्स पर एक बार जरा राय ले ली जाए। डायनामेटिक, जरा सुमित जी देखिए चार्ट्स। आपने बोला आपका गला ठीक है, आप जवाब दे सकते हैं, कोई चिंता की वाली बात नहीं, तो मैंने कहा तुरंत ही फिर से चेक कर लिया जाए। सही किया अनिल जी, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। अनिल जी डायनामेटिक में पोजीशंस होल्ड करें। 3100 का अभी भाव चल रहा है स्टॉक के अंदर, यहाँ से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर ऊपर में 3250 से लेकर 3300 रुपए तक के लेवल शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकते हैं। लास्ट 2 दिनों के हाई स्टॉक अभी ब्रेक कर रहा है, तो मेरे को लग रहा है स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 150 से 200 रुपए का मूव जल्दी देखने को मिलना चाहिए। और अनिल जी एक बिगुल भी चाहिए यहाँ पे। सर मैं तो सोच रहा हूँ एक एक बिगुल बनवा के सबके हाथ में दे दिया जाए, तो जब एक साथ 5-7 आए तो वो झंझट ही खत्म हो जाए। वो आजकल बहुत लोग हैं ना, थर्ड एम्पायर पे भी लोग डाउट करने लगे, जो कल कौन पहले देता है, किसका सबसे पहले आता है, कितना बजे वागले साहब देते हैं, कितना बजे। मैं सोचता हूँ सबको अपना अपना दे दो हाथ में, जिसने पहले बजा दिया ऑन एयर चले जाएगा। जरा सोचिएगा। लेकिन आप सोच के ये खुश हो रहे हो कि कितना बढ़िया होगा, सबके हाथ में अपना अपना होगा, हम अपने आप अपना बिगुल खुद बजाएंगे। लेकिन इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं, मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ नहीं। जो अफरा तफरी बचेगी वो हैंडल तो मुझे ही करनी है, इसलिए बिगुल 1 by 1 ही आएगा। सुमित जी के लिए तैयार है बिगुल, सुमित का सुपरहिट। बताएं सुमित जी। अनिल जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिगुल आपके पास ही रहने दीजिए, अगर पर्सनल हाथों में चला गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अनिल जी जहां तक स्टॉक का सवाल है, कल इन्हीं भाव के आसपास यस बैंक रिकमेंड किया था और यस बैंक में जो मूव देखने को मिला था वैसा ही मूव मुझे ये स्टॉक में देखने को मिल सकता है, ऐसा लग रहा है। स्टॉक का भाव चल रहा है 12 रुपए 60 पैसे, 12 रुपए 65 पैसे। स्टॉक का नाम है IFCI। अनिल जी बहुत दिनों के बाद ये स्टॉक अब रिकमेंडेशन पे आया है मेरे। स्टॉक पिछले 10 से 11 दिनों के साइडवेज मूव के बाद एक बड़ा मूव यहाँ से दिखाने को तैयार है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि IFCI के अंदर यहाँ से एक स्पर्ट और एक बड़ा मूव देखने को मिलेगा, जिसके अंदर 14 रुपए 25 पैसा ये पहला और इमीडिएट टारगेट होगा। 14 रुपए 25 पैसा, और ये लेवल टूटता है तो 16 रुपए तक के लेवल IFCI के अंदर देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और स्टॉप लॉस यहाँ पे बढ़िया बैठ रहा है। 2 से 3 दिनों के लिए इसमें खरीदारी कर सकते हैं। 11 रुपए 75 पैसे या 11 रुपए 60 पैसे का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 14.25 से लेके 16 रुपए तक का मूव IFCI के अंदर देखने को मिल सकता है। क्यों ये स्टॉक भाग रहा है मुझे पता नहीं, हो सकता है शायद कोई न्यूज आए, लेकिन चार्ट्स में जो कैंडल बन रहा है डेली चार्ट में वो बहुत बढ़िया बन रहा है। 14.25 से लेके 16 रुपए तक का मूव जल्दी शॉर्ट टर्म में IFCI में देखने को मिलना चाहिए। ये है आपके लिए IFCI में खरीदारी करने की राय।
14-25-16 गिरे हुए को उठाना कोई सुमित जी से सीखे। सारे 10, 15, 20, 25 संकल्प लिया हुआ है कि इन शेयरों को 50 के नीचे रहने नहीं देंगे, 50 के पार ही पहुंचा के दम रहेंगे। कोई भी स्टॉक, मुझे लगता है सुमित जी को अगर 10, 15, 20 साल और मिल जाए ना, एक भी 50 के नीचे का स्टॉक मिलेगा ही नहीं स्टॉक मार्केट में। सब 50, 100, 3 डिजिट वाले स्टॉक मिलेंगे। फिलहाल IFCI में खरीदारी करने की राय 11 रुपये 60 पैसे, ये है आपका स्टॉप लॉस का लेवल। आइए अब बढ़ते हैं आगे। ऑफर फॉर सेल खुला हुआ है हिंदुस्तान कॉपर का। अगर आज आप रिटेल इन्वेस्टर के तौर पर पैसा लगाना चाहते हैं, हिंदुस्तान कॉपर के ऑफर फॉर सेल में लगाएं पैसा या ना लगाएं, वो तो एक अपनी जगह है। लेकिन क्या वाकई में ऑफर फॉर सेल में पैसा लगाकर पैसा बनता है? क्योंकि आमतौर पर सारे OFS आते हैं डिस्काउंट पर, 5 से 10%, 15% तक के डिस्काउंट पर आते हैं। वो डिस्काउंट को देखते ही मुंह में आता है पानी कि चलिए डिस्काउंट पर सस्ता मिल रहा है, ले लें क्या। आइए, इस साल जो ऑफर फॉर सेल आए उनका प्रदर्शन कैसा रहा है शेयरों का ऑफर फॉर सेल के बाद? क्या जिस प्राइस पर OFS आए उसके बाद शेयरों के दाम बढ़े? बताने के लिए पूरी रिसर्च लेकर हमारे साथ तैयार हैं वरुण। वरुण बताइए। डेफिनेटली अनिल जी, वैसे तो ये हिस्ट्री भी रही है और होता भी है कि OFS में अगर आप लगा लेंगे पैसा तो आपका पैसा बनता है, सस्ता मिलता है। हाँ, सस्ता मिलता है। नॉर्मली देखा गया, इसके पहले जब भी मैंने ये लिंक किया है, इसके पहले भी किया है, आप जनवरी में देख लीजिए और उसके पहले देख लीजिए, जब OFS आया करते थे, क्योंकि मार्केट में भी तेजी थी तो आपका पैसा बन रहा था। और ये हुआ भी है। इस साल भी अगर आप देखेंगे, इस वित्तीय वर्ष FY22 में करीब 12 कंपनियां हैं जिनके OFS आए थे। 12 में से 11 कंपनियां ऐसी थी जिनके जो अलॉटमेंट प्राइस थे वो फ्लोर प्राइस के ऊपर थे। क्यों? क्योंकि OFS को रिस्पांस भी अच्छा मिला था। लेकिन 12 में से 7 कंपनियां ऐसी है जो अभी भी OFS के ऊपर चल रही है, केवल 5 कंपनियां ऐसी है जो OFS के नीचे चल रही है। तो ये तो आपको ट्रेंड बताता है कि हाँ, OFS में पैसा लगाइए, पैसा बनता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो OFS आए ना, उनमें थोड़ी दिक्कत हुई है। वहाँ रिटेल का पैसा दरअसल नहीं बना है। और ये मैं बात कर रहा हूँ कब से? जब से ऑर्किड फार्मा का OFS आया था, NMDC का, हुडको का, वेबको का और इंडोटेक ट्रांसफार्मर जो हाल ही में OFS आया है। दरअसल हुआ ये है कि ये पिछले 5 OFS अगर आप देखेंगे तो इन स्टॉक्स में जो अलॉटमेंट प्राइस थी, अभी भी ये स्टॉक्स जो है उन अलॉटमेंट प्राइस के नीचे चल रहे हैं। आप ऑर्किड फार्मा को देख लीजिए, अलॉटमेंट प्राइस से अभी भी करीब 12% नीचे चल रहा है। NMDC स्टॉक अच्छा है, स्टोरी अच्छी थी, लेकिन OFS आया था 165 के आसपास, मेरे ख्याल से स्टॉक अभी करीब 147, 148 के आसपास चल रहा है, यानी कि OFS प्राइस से करीब 11% नीचे है। हुडको अपने OFS प्राइस से करीब 4-4.5% नीचे है। इंडोटेक ट्रांसफार्मर्स ऑलमोस्ट फ्लैट है या फिर आधा % नीचे ही मान के चलिए इसको भी। एक वेबको है जो केवल 4% ऊपर है। तो वैसे तो देखेंगे, हिस्ट्री कहती है कि OFS में पैसा लगाइए, पैसा बनता है। लेकिन कुछ शॉर्ट टर्म हिस्ट्री अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 OFS में दरअसल रिटेल का पैसा जो है वो नहीं बना है। तो शायद इसके लिए आप देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कॉपर का जो OFS है उसको थोड़ा ठंडा रिस्पांस मिल रहा है, रिटेल का कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा गया है। कॉन्फिडेंस थोड़ा डगमगा गया है और आप देख भी रहे हैं कि आपको ये आज थोड़ा प्रेशर है। वैसे भी थोड़ा रिस्पांस बढ़िया नहीं मिला है हिंदुस्तान कॉपर पर OFS का एटलीस्ट ओवरहैंग निकल गया है। अब इसके बाद स्टॉक रिकवर होता है या नहीं, ये देखना जरूरी रहेगा। सुमित जी, जरा चार्ट्स पर देखें। ऑफ कोर्स OFS का ओवरहैंग अब निकल जाएगा आज क्लोज होने के बाद। टेक्निकली स्ट्रक्चर कैसा दिखता है हिंदुस्तान कॉपर का सर? हिंदुस्तान कॉपर में जो ओवरऑल दिख रहा है, पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्टॉक अब सपोर्ट पे आ चुका है और स्टॉक 200 DMA पे ट्रेड कर रहा है। 200 DMA लेवल्स के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 110, 111 स्टॉक का नीचे में मेजर सपोर्ट माना जाएगा। अगर ये लेवल टूटे तब तो गिरावट बढ़ेगी। मेरे को लगता नहीं ये लेवल टूटेगा क्योंकि ओवरऑल सेक्टर पूरा मजबूती में है। तो ऊपर में जैसे ही 120 रुपए का लेवल टूटेगा 120, उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बनेगा और फिर 130 रुपए से लेकर 140 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में हिंदुस्तान कॉपर में देखने को मिल सकता है। पोजीशंस होल्ड करें, 120 के ब्रेकआउट के बाद फ्रेश खरीदारी करें। ओके, तो 120 के ब्रेकआउट का इंतजार करें और उसके बाद ही आप फ्रेश खरीदारी के लिए इंतजार करें, जहां तक हिंदुस्तान कॉपर का सवाल है। तो नजर रखिए इस काउंटर पर। थोड़ा यहां पर आपको एक्शन सबड्यूड बनते हुए दिख रहा है OFS की वजह से, और वैसे भी जैसे वरुण बता रहे थे OFS के बाद परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही है रीसेंट ऑफर फॉर सेल अगर आप देखें कंपनीज के तो। बट कुछ स्टॉक्स जहां पर आपको दबाव बनते हुए दिख रहा है, आइए यहां पर एक बार नजर डालते हैं। इन्फो एज, इस पर आज मुनाफा वसूली आती हुई दिख रही है, गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है। विश्वेश जी, वैसे काफी एक्टिव रहा है, 7000 का लेवल छूने के बाद ये जो मुनाफा वसूली आई है इन्फो एज में, अब ये क्या वापस एंट्री का मौका बनता है, फिर यहां से थोड़ी और गिरावट देख सकता है चार्ट?
आई थिंक दीपांशु, जो टिपिकल पैटर्न रहा है मार्केट का, और मैं ये कह रहा हूँ मार्केट का, इंडिविजुअल स्टॉक का नहीं, जो स्टॉक ऑलरेडी चल रहे हैं उनमें जब पुल बैक आता है तो उनको ही पकड़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से देखिए, लास्ट इसका ब्रेकआउट 5500 के आसपास था, और वहां से अगर आप देखते हो तो 7000 का रैली आया है, विच इज ऑलमोस्ट 2000 पॉइंट। अगर आप 38% रिट्रेसमेंट भी निकालो तो अराउंड अबाउट 6300 के आसपास आता है। मुझे लगता है कि अभी 6680 चल रहा है, 100-200 रुपीज मोर ऑन द डाउन साइड, एंड देन वी शुड थिंक अबाउट बाइंग। कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा ऊपर से लाइट हुआ है, और अभी मुझे लग रहा है निफ्टी में थोड़ा सा बिकवाली भी आ सकता है, थोड़ा नीचे आ सकता है। मुझे लगता है बहुत लाव है बाजार में, तो वेट एंड वॉच करना चाहिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए इन स्तरों पे। यू विल गेट अ बेटर प्राइजेस इन माय ओपिनियन। बिल्कुल बेटर प्राइजेस मिलेंगे, थोड़ा और अगर आपको गिरावट मिले तो फिर अच्छा एंट्री का मौका हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी एक्टिव रहा है इन्फो एज, इसलिए इस पर हम नज़र डाल रहे थे, बट थोड़ा एक्शन इसमें अब सबड्यूड होते हुए आपको दिख रहा है। L&T फाइनेंस है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चार्ट है, क्योंकि वागे साहब आज कुछ NBFCs में एक्शन है, और यूजुअली हम देखते हैं M&M फाइनेंस जब एक्टिव होता है तो थोड़ा L&T फाइनेंस पर भी एक्शन आता है, इसमें नहीं आया है। यहाँ पर मूव आते हुए देखते हैं वागे साहब, या फिर थोड़ा सबड्यूड ही रहने वाला है 86 पर L&T फाइनेंस? दीपांशु, नहीं, इसमें थोड़ा सा नेगेटिविटी आ गया है। जिस तरह से ओपन होके 88 का लेवल क्रॉस नहीं कर पाया, जो कल का हाई भी लगभग 8840 था और अभी 86 है, तो मुझे इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। इनफैक्ट मुझे ये 83 तक नीचे जाते हुए दिखता है, तो थोड़ा सा हल्का सा माइल्डली करेक्टिव है, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, थोड़ा हल्का सा करेक्टिव मूव है इसमें L&T फाइनेंस। नीचे से थोड़ा रिकवर जरूर हुआ था ये काउंटर, बट फिलहाल दबाव में है। बट ढेरों कैश स्टॉक्स में आपको अच्छा एक्शन मिल रहा है, और कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स की तो हम लगातार बात करते ही रहते हैं। बंसल जी, IFB इंडस्ट्रीज, इसके चार्ट देखिए, अभी अभी एक वर्टिकल स्पाइक आते हुए दिख रहा है। IFB इंडस्ट्रीज 6.5% ऊपर। बंसल जी, बिल्कुल दीपांशु, और डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। एक ब्रेकआउट देखने को मिला है 1180 के ऊपर, तो टेक्निकली जिनके पास है दीपांशु होल्ड करें। 1200 के नीचे के यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने चाहिए, और यहाँ पर अगर टेक्निकली देखें तो 1310 1315 के लेवल से स्टॉक शॉर्ट टर्म में आजकल में ऊपर में दिखाने का दमखम, तो 1310 1315 के लेवल से स्टॉक शॉर्ट टर्म में आजकल में ऊपर में दिखाने का दमखम रखता है। बिल्कुल, तो IFB इंडस्ट्रीज पर देखिए नजर, बड़ा स्पाइक आते हुए दिख रहा है। सिम्फनी एक और काउंटर इसी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल स्पेस की अगर बात करें तो वहीं का एक प्लेयर है, और यहाँ पर भी थोड़ी मूव आ रही है, उतनी बड़ी मूव नहीं आई है सिम्फनी पर एक्शन बनते हुए दिख रहा है। सुमित जी, कोई राय सिम्फनी के चार्ट पर? दीपांशु, मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक के अंदर पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक के अंदर 1.5 से 2% के आसपास का ऊपर का मूव अभी देखने को मिल रहा है। आज की क्लोजिंग अगर 1020 के ऊपर आ जाती है, 1020, तो उसके बाद नेक्स्ट वीक मोमेंटम अच्छा बनेगा स्टॉक के अंदर, जिसमें 1050 से 1080 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में सिम्फनी में देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 990 के आसपास है, तो 990 का स्टॉप लॉस से पोजीशंस होल्ड करें। 1020 के ऊपर इसमें फ्रेश मोमेंटम बनेगा। है आपके लिए सिम्फनी पर आए। आइए बढ़ते हैं आगे, और वक्त है आपके लिए मुलाकात करवाने का। सेठी साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स के साथ। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। बताएं सेठी साहब, आज की पहली पिक। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, जो आज की पहली पिक है, एक कैश मार्केट का एक बहुत ही सॉलिड स्टॉक है। स्टॉक का नाम है एलिकॉन कास्ट एलॉय, ALICON, इस नाम से ये ट्रेड होता है NSE में। 818 817 रुपए के लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है। एक इनोवेटिव कंपनी है ये, भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट एल्यूमिनियम कास्टिंग फाउंड्रीज इस कंपनी के पास है। अराउंड 49 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, ग्लोबल फुटप्रिंट है, 13 प्लांट्स है अक्रॉस 4 स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, और ये वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स ऑफ एलॉय व्हील्स, जो गाड़ियों में लगता है एलॉय व्हील्स बनाने वाली दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है। और फिर इस कंपनी का एक जापानीज कंपनी है जिसका नाम है NKE कॉर्पोरेशन, उसके साथ टेक्निकल टाई अप, और उस कंपनी की इसमें 14% हिस्सेदारी, और हाल ही में इस कंपनी ने और प्रोमोटर्स ने इसमें अपनी हिस्सेदारी और भी बढ़ाई है। तो एक सॉलिड कंपनी है, और मुझे लगता है इस स्टॉक में इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 850 का पहला, 860 का दूसरा, और स्टॉप लॉस रखना है 800 रुपए का।
मेरे ख्याल से QIP भी किया था और उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बड़े फंड्स का नाम आता हुआ दिखा था। उन्होंने खरीदारी की थी। एलिकॉन कास्टलॉयज, ये है बेहतरीन कंपनी जहां पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही है। फंडामेंटली मजबूत और बेहतरीन शेयर 850 860 ये रखें दो टारगेट, शानदार आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। आइए बढ़ते आगे और सेठी साहब से लेते हैं उनकी दूसरी पिक। बताएं सर। जी, जो दूसरी पिक है वो भी थोड़ा कम चर्चित स्टॉक है। स्टॉक का नाम है MB इंडस्ट्रीज, EMMBI, इस नाम से इसका सिंबल है NSE में। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप अराउंड होगा 185 या 200 करोड़ के आसपास का। एक इको फ्रेंडली, इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट में है ये कंपनी। ये कंपनी जो एग्री सेक्टर के लिए पैकेजिंग करती है, ये होमोपॉलीमर बैग्स बनाती है जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली और रिसाइक्लेबल होते हैं। इनका एक रिटेल जो ब्रांड है अवना करके, वो एग्रीकल्चर इरिगेशन इस सेक्टर में काफी पॉपुलर है। कंपनी क्रॉप कवर, फिर वीड मैट्स, ये सब भी बनाती है। और इसके अलावा इनका एक वाटर कंजर्वेशन सिस्टम जो कि जिसमें भी ये कंपनी प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट करती है, पॉन्ड लाइनर्स वगैरह लगाती है, वहां पे बहुत ही दमदार अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास। कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर है वो सायाजी शिंदे, जो मराठी एक्टर है शूल मूवी में, जिन्होंने बच्चू यादव का रोल निभाया था। एक्सपोर्ट्स भी करती है कंपनी और प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 58% हिस्सेदारी है। और FIIs DIIs भी इस छोटी कंपनी में अराउंड 10% हिस्सा रखते हैं। और जून क्वार्टर के नतीजे भी अच्छे थे। 4 करोड़ का पैट था जो कि पिछले साल 1 करोड़ का पैट था। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी 12 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। डेट इक्विटी रेशियो भी रीजनेबल 0.9 का है। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 120 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 100 रुपए का। सॉरी। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त MB इंडस्ट्रीज में आती हुई खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। 105 रुपए का स्टॉप लॉस, 120 करना है। वो कौन सा कोई एक्टर का आपने बताया, मैं मिस कर गया सेठी साहब, पूरा ढंग से सुन नहीं पाया। मुझे लगा आप वो फंडामेंटल बता रहे हैं, थोड़ा मेरा ध्यान इधर उधर हुआ जब तक आप बोल रहे हो। क्या बोल रहे थे आप? अनिल जी, सायाजी शिंदे, हाँ, जो कि आपके शूल मूवी आपको डेफिनेटली देखी होगी और याद भी होगा। उसमें वो बच्चू यादव का रोल किया था, बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर था। तो वो है इसके ब्रांड एम्बेसडर कंपनी के प्रोडक्ट्स के। बंसल जी से कंफर्म कराना पड़ेगा, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। बंसल जी सही कह रहे हैं सेठी साहब? अनिल जी, मेरे को देखिए हीरो का नाम तो नहीं मालूम, बट वो उस कैरेक्टर को अनिल जी मैं बिल्कुल रिकलेक्ट कर पा रहा हूँ जिनका नाम सेठी जी ले रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं अनिल जी। आप तो खाली हाँ में हाँ मिलाओ, कभी तो अलग बोलो कि नहीं नहीं सेठी साहब जो बोल रहे हैं अभी तक कंफर्म नहीं है, देखा जाएगा, चेक करेंगे, ऐसे भरोसा नहीं कर सकते हैं। ऐसा भी तो होना चाहिए ना बंसल जी। चलिए कोई बात नहीं, चेक करके पूरा कंफर्म करके बताइए। मुझे लगा फिल्मों के बारे में आपकी नॉलेज एकदम परफेक्ट चुस्त दूर से, लेकिन बहुत टाइम से फिल्में रिलीज भी नहीं हो रही ना। बंसल जी भी क्या करें, जाने का मौका ही नहीं मिलता आजकल। शुरू किया कि नहीं कि आपने वापस थिएटर में फिल्म देखना बंसल जी? नहीं अनिल जी, अभी मूवी के लिए अनिल जी बिल्कुल भी चांस नहीं लूंगा अनिल जी। अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। अच्छा, मना किया हुआ है घर से। ओके ठीक है। तो वैसे तो डबल वैक्सीनेटेड हो चुके हैं बंसल जी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन फिर भी बाकी कंपल्शंस भी होते हैं अपने अपने। ठीक है, थोड़े दिन और लगेंगे बंसल जी को थिएटर में मूवी देखने के लिए। आइए तब तक कुछ और स्टॉक्स पर करते हैं फोकस, और एक स्टॉक आपके सामने रडार पर लाते हैं जिनमें खबरें चल रही है, और वो मैं खबरें आपको समझा दूँ, बता दूँ। और वो है खबर, पहले ये लाइए, बजाज फाइनेंस आपके सामने लेके आई है। इस स्टॉक में पिछले कुछ मिनटों में तेज़ गिरावट आती हुई दिखी है। लोगों को लग रहा है कि बजाज फाइनेंस के ऑडिटर ने रिज़ाइन किया इस वजह से, लेकिन प्लीज़ इस बात को समझिए, मैंने पूरा पढ़ा है, BSE पर एक्सचेंज पर नोटिस भी आया, लेकिन इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो रिज़ाइन उन्होंने किया है वो एक नॉर्मल प्रोसेस है। 3 साल तक उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया है, और वो कार्यकाल पूरा करने के बाद जो RBI के रूल्स रेगुलेशन है उस हिसाब से रिज़ाइन किया। नए ऑडिटर्स आ रहे हैं, तो वो सिंपल है, एकदम रूटीन प्रोसेस है। सो मतलब है ना, लोगों का वो शायद मतलब ऐसे ट्रिगर हैप्पी है ना कि भाई जैसा देखा ऊपर, अरे रिज़ाइन किया ऑडिटर रिज़ाइन किया, अरे मतलब पढ़ो अंदर भाई क्या है रिज़ाइन किया मतलब क्या है। तो एकदम 3 साल पूरा उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद उन्होंने वापस से नेचुरली नए ऑडिटर्स आएंगे, और वो नए ऑडिटर एकदम स्मूथ है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं। तो अगर आपको कहीं भी कोई भी मैसेज दिखे
ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप ग्रुप में कि बजाज फाइनेंस के ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया, अरे जी बहुत बड़ी बात, रिजाइन कर दिया। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल चिंता करने की, डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक नॉर्मल प्रोसेस में उनके ऑडिटर्स की तरफ से रिजाइन हुआ। मैंने BSE पे नोटिस पढ़ा है, मैंने अपनी रिसर्च टीम को भी भेजा, मैंने कहा भाई ज़रा देखिए, और हमारी टीम ने क्लियर कट कहा कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और ये भी इसमें लिखा है कि जो रिज़ाइन किया है उन्होंने नॉर्मल कोर्स में किया है, उन्होंने किसी तरह की कोई चिंता, कोई तरह का कंसर्न, कोई तरह का इशू रेज नहीं किया, और उन्होंने साफ कहा इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और साथ ही उन्होंने अब नए ऑडिटर्स डेलोइट और GM कपाड़िया, ये 2 कंपनी को सजेस्ट किया है ऑडिटर के और जॉइंट ऑडिटर के तौर पर। तो बजाज फाइनेंस परफेक्ट, फर्स्ट क्लास, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चार्ट्स पर कहाँ सपोर्ट ले रहा है किरण जी, आप ही को बताना है। एक हल्का फुल्का करेक्शन इस फालतू की खबर के दम पे हुआ है, क्या लोअर लेवल पर कहीं सपोर्ट है, खरीदने की राय है? अनिल जी बिल्कुल बेचना नहीं है, ये स्टॉक बहुत बेहतरीन कंसोलिडेशन के बाद आज ब्रेकआउट मिला था। इस न्यूज़ की वजह से ये जो वीकर सेक्शन ऑफ द ट्रेडिंग कम्युनिटी है उन्होंने शॉर्ट किया होगा या बेचा होगा। तो मेरा मानना है कि वापस एक बार ये 7600 7700 के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए। पिछला स्विंग लो था, वो था लगभग 7330 का, तो 7300 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। बिल्कुल इसको हाथ नहीं लगाना चाहिए, कोर पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। ये बार बार मैं कहता आया हूँ और ये कहता रहूंगा। मुझे लगता है कि इधर से काफी बड़ी अपसाइड अभी भी देखने को मिल जानी चाहिए। बिल्कुल, तो किरण जी का तो पूरा भरोसा है बजाज फाइनेंस पर। नजर रखिए इस काउंटर पर, एक्शन में दिख रहा है। आज सुबह वागले साहब और बंसल जी की तरफ से चार्ट कॉर्नर की पिक भी था। थोड़ा स्टॉक में उतार चढ़ाव जरूर आपको होते हुए दिखा है, इस खबर के दम पर रिएक्ट किया, बट देखिए अब वहां से रिकवर भी हो रहा है। बजाज फिनसर्व पर भी आशीष केलकर साहब खरीदारी की राय देकर गए थे। नजर रखिए इन काउंटर्स पर आइए अब इंडेक्स पर क्या व्यू बनाना है, डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, चलते हैं आनंद जी के पास मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। अनिल जी, कल के उतार चढ़ाव के सेशन के बाद आज अमेरिकी फ्यूचर्स माइल्ड पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, जहां तक डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है, 30 पॉइंट्स ऊपर। S&P फ्यूचर्स सपाट है और नैस्डैक फ्यूचर्स भी एकदम आपको सपाट ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। यूरोप की बात करें तो यहां पर कल की तेजी के बाद आज फिर से आपको अच्छी खरीदारी आती हुई दिख रही है। करीब आधे % से ऊपर आपको यूरोप के बाजार ट्रेड करते हुए दिखेंगे, तो वहां से कोई परेशानी नहीं है। एशिया की बात करें तो आज हांगकांग में भी आपने रिबाउंड आते हुए देखा। हालांकि इस हफ्ते अगर आप देखें तो 5% नेगेटिव है, बट आज एटलीस्ट 1% ऊपर बंद हुआ है। चीन और जापान से भी पॉजिटिव एक्शन बनते हुए दिखा। कच्चा तेल दायरे में है, इस समय 75-50 के आसपास ट्रेड कर रहा था, अभी भी कोई मूवमेंट नहीं है। गोल्ड में आप थोड़ी स्टेबिलिटी देख रहे हैं कल की भारी गिरावट के बाद, तो ठीक है। ग्लोबल क्यूज सर थोड़े सुस्त हैं, बट कोई ऐसे बड़ी मूवमेंट नहीं आती हुई दिख रही है। क्या करना चाहिए सर? आप बताओ पहले क्या बोलूं, अच्छा है पहले खराब, दोनों है मेरे पास। आज हाई का दिन है सर, तो पहले तो अच्छा ही बोलिए। चलिए पहले अच्छे में सबसे अच्छी बात भी है कि पुट कॉल रेशियो हमारा घटकर 1.22 पर आ गया, 1.58 से 1.22, यानी कि आप समझ लीजिए लगभग 35 बेसिस पॉइंट पुट कॉल रेशियो घट गया, हल्के हो गए। इंट्राडे के करेक्शन में ही हमारे सारे ट्रेडर्स हल्के हो गए जो तेजी की पोजीशन। और सुबह हम इसी बात पर फोकस कर रहे थे, ऊपरी स्तरों पर सावधान रहें। एग्जैक्टली यही लाइन लिखी, पुट कॉल रेशियो एट 1.58, कॉशियस एट हायर लेवल, और हायर लेवल की रेंज भी दी हुई थी 17,775 17,800, एग्जैक्टली वहीं से बाजार घुमा है। अब आपको अब डर लग रहा है तो अब मत डरिए, अभी न्यूट्रल हो जाइए। डरना वहाँ था, उसके बाद आपको कॉन्फिडेंट होने का टाइम आएगा। कॉन्फिडेंट होने का टाइम आएगा दिन के लिए 17,500 17,530 के आसपास। यहाँ से 50 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी और आता है तो वहाँ पर आप शॉर्ट काट भी सकते हैं, हल्के फुल्के लॉन्ग कर भी सकते हैं। दोनों तरफ का मार्केट बनेगा यहाँ से जो डेटा बन रहे हैं। पहले अच्छी वाली बात बता दी मैंने आपको कि पहला पुट कॉल रेशियो हल्का है इसलिए ज़्यादा गिरेंगे नहीं। दूसरा 17,500 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, ये दो अच्छी चीज़ है। अब थोड़ी सी कम अच्छी चीज़ या ख़राब चीज़ भी बता दूं, और वो ये 17,750 17,800 की रेंज में भरपूर शॉर्ट्स हैं और उसे पार करने में आएगी मुश्किल। तो अब ऊपरी स्तरों पर आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती दिखेगी। 17,700 के कॉल्स पर 35 लाख शेयर हैं, 17,800 पर 47 लाख शेयर हैं। तो 17,700 17,750 इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग करते रहें। 17,500 के आसपास हल्की फुल्की खरीदारी का लेवल है, ये भी हल्की फुल्की है। 17,500 17,525 अच्छी खरीदारी का लेवल जो है ना वो आज नहीं आएगा, इसलिए आपको अगले हफ्ते के लिए मैं सोमवार को बता दूंगा। फिर भी
मैं अभी ऐसा बोल रहा हूँ तो आपसे रात हो जाएगा, नहीं पूछेंगे। तो 17,380, 17,440 ये वो रेंज है जो अच्छी, बहुत अच्छी खरीदारी का रेंज है। 17,380, 17,440 ये जिस दिन आएगा उस दिन आपको किसी के इनविटेशन का इंतजार नहीं करना है, खरीदना, लेकिन वो होगा अगले हफ्ते। आज के लिए 17,500, 17,530 की रेंज है, वहाँ पर आने पर खरीदारी करनी है। 17,700 के आसपास आने पर प्रॉफिट बुकिंग बिक वाली, ये सिंपल है। अब आइए बैंक निफ्टी। 37,450 का पहला सपोर्ट था, वहीं पर रुका है। थोड़ा और नीचे आने दें, इसको अभी नहीं खरीदना है बैंक निफ्टी को। 37,450 पे भी नहीं, 37,450 पे खरीद के एक राउंड जो पूरा करना था वो हो चुका है। अब आप जब खरीदेंगे बैंक निफ्टी, वो खरीदेंगे 37,100 से 37,300 की रेंज में। 37,300 सेकंड बेस्ट क्लोजिंग हुई थी निफ्टी की, जो 16 फरवरी को हुई थी। 37,300, 37,100 की रेंज में आने पर वहाँ खरीदिए, अभी नहीं। ऊपर में आपको 37,700, 37,800 की रेंज मिलती है, वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। 38,000 के आसपास मिलता है तो शॉर्ट कीजिए। ये आपके लिए बैंक निफ्टी के भी लेवल। तो अब इस मार्केट में आपको ऊपर में प्रॉफिट बुक करके नीचे में इंतजार करना है। शो की शुरुआत में भी यही कह रहा था, अभी भी यही कह रहा हूँ, और शायद 3:20 पर भी यही कहूँगा। जी दीप। बिल्कुल, तो निचले स्तरों पर आपको खरीदारी का मौका मिलेगा, पर इन लेवल्स पर और थोड़ी रैली आने पर मुनाफा वसूली भी करिए। अनिल जी भी आज सुबह आपको कह रहे थे ओपनिंग पर मुनाफा वसूली का अच्छा मौका है, और वहां से बाजार में आपने एक्शन देखा है। थोड़े हल्के हुए हैं, बट ऊपरी स्तरों पर करें मुनाफा वसूली, निचले स्तरों पर करें खरीदारी। ये है राय आपके लिए। बड़ा एक्सपेंशन हुआ है बाजार में, और अब थोड़ा कंसोलिडेशन आप देख रहे हैं, पर एक स्पेस जो रुकने के लिए तैयार नहीं है। एविएशन काउंटर्स, इंटरग्लोब 12% ऊपर, स्पाइस जेट इस हफ्ते बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है, आज भी एक्शन में आ रहा है। क्या चल रहा है एविएशन काउंटर्स में, क्या कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए हैं? आइए इसके बारे में जानते हैं मानसी के साथ। मानसी, बताएं क्या चल रहा है एविएशन में। बिल्कुल दीपांशु, आपने सही कहा, एविएशन स्पेस रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और मंथ ऑन मंथ बेसिस पर एविएशन या एयर ट्रैफिक की अगर बात करें, वहां पर लगातार बढ़ोतरी देखने को अब मिल रही है। अगस्त महीने के एविएशन अपडेट्स मैं आपको बताने जा रही हूं। अगस्त में घरेलू एयर ट्रैफिक में 34% की एक बढ़ोतरी होती हुई हमने देखी है। यहां पर डीजीसीए की तरफ से ये बयान आता हुआ दिखा है, और 34% की बढ़ोतरी एयर ट्रैफिक में हमने देखी है। कोरोना के केसेस और प्रतिबंध कम होने के चलते एयर पैसेंजर ट्रैफिक जो है वो लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। एयर ट्रैफिक सालाना आधार पर अगर देखें, मंथ ऑन मंथ बेसिस पर जो 34% की बढ़त है, सालाना आधार पर 136% बढ़कर 67 लाख होता हुआ दिखा है। अगस्त में सीट ऑक्यूपेंसी की अगर बात करें, वो भी 70% रही है। 12 अगस्त को एयर ट्रैफिक कैपेसिटी को 65% से 72.5% किया गया था। तो यहां पर एयर ट्रैफिक कैपेसिटी भी बढ़ाई गई थी अगस्त के ही महीने में, और तमाम एयरलाइंस का भी ये कहना है कि पैसेंजर लोड फैक्टर जो है उनका, उनमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मेजर एयरलाइंस की अगर बात करें, उनके पैसेंजर लोड फैक्टर को समझे। स्पाइस जेट का पैसेंजर लोड फैक्टर मंथ ऑन मंथ बेसिस पर जुलाई में जहां 74.6% था, अगस्त में 79.6% जाता हुआ दिखा है। इंडिगो का पैसेंजर लोड फैक्टर 66.2% से 74% जाता हुआ दिखा है। इंडस्ट्री में इंडिगो की मार्केट शेयर 57% की है, वहीं स्पाइस जेट का मार्केट शेयर 8.7% का है, और इसी के चलते हम अनुमान लगाकर चल सकते हैं कि बाकी भी सारी एयरलाइंस जो हैं वहां पर भी काफी ज्यादा एयर ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। जेट एयरवेज, इंडिगो, स्पाइस जेट जैसे शेयर्स हैं जो कि इस खबर के चलते फोकस में होने चाहिए। बिल्कुल, तो नज़र रखते हैं इनकाउंटर्स पर, और एक्शन यहाँ पर आपको बढ़ते हुए दिख रहा है। इंडिगो बड़ी तेज़ी आती हुई दिखी है, स्पाइस जेट में भी अच्छा एक्शन है, और नज़र रखिए 4% ऊपर इस समय आपको स्पाइस जेट भी आते हुए दिख रहा है। जेट एयरवेज ने भी कहा है कि ये उड़ानें जनवरी से शुरू करेंगे। अब देखते हैं एग्जैक्टली कब और एग्जैक्टली कैसे ये कर पाते हैं, बट एक्शन बन रहा है। स्पाइस जेट पर भी जरा एक बार राय ले ली जाए। विश्वेश जी, जरा इसके चार्ट देखें। 80 के लेवल्स को आज टच किया था, फिलहाल 79 पर ट्रेड कर रहा है। क्या राय है स्पाइस जेट पर? देखिए दीपांशु, मेरे हिसाब से जो इंडिगो का व्यू था वो काफ़ी टाइम से बुलिश था, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंडिगो ऑलमोस्ट यहाँ से और 10% चल सकता है। लेकिन स्पाइस जेट की बात करें तो वेरी नियर टर्म एक बहुत ही क्रिटिकल रेजिस्टेंस बैंड है 82, 83 की रेंज में, और मुझे लगता है अगर वीकली क्लोज उसके ऊपर आता है, देन नेक्स्ट लेवल फॉर द स्पाइस जेट इज सीधा 110। तो यहाँ पे अगर आप खरीदारी करने का सोचते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो काफ़ी डीप है, विच इज रफली
अबाउट 72%, जो 10% ज्यादा होता है. ऑन दी अदर हैंड इफ इट मैनेजेस टू गो वो 83, इन दैट केस आपका स्टॉप जो होता है वो 80 का होता है और टारगेट 110 का होता है, तो विच इज अ फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड. सो 83 के ऊपर जाए तो ही स्पाइसजेट को खरीदा, ये मेरी सलाह होगी. ओके, तो 83 के ऊपर ही स्पाइसजेट पर आप करें खरीदारी. अब नज़र रखिए उस काउंटर पर. इंटरग्लोब में आपको मौका मिलेगा या नहीं ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी आज देखिए 12% की दौड़ ये काउंटर लगा चुका है. बट एक्शन काफ़ी ज़्यादा इन सारे काउंटर्स पर बन रहा है. कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको बढ़िया एक्शन आते हुए दिखा है, करूर वैश्य बैंक, इस पर रखिए नजर. सुमित जी, आप एक एक करके बैंकिंग स्टॉक्स में मूव निकाल रहे हैं. करूर वैश्य बैंक में क्या चल रहा है आज? 10% की तेजी होगा और आने वाले दिनों में और ऐसा देखने को मिलेगा. सडन सब बैंकों के अंदर एक एक करके मूव आएगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में जिस तरह का ब्रेकआउट है ये इजीली रुकेगा नहीं. जहां तक करूर वैश्य बैंक का सवाल है, स्टॉक का एग्जैक्ट 200 डीएमए लेवल्स 50-51 के आसपास है और वहीं पर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है. 51 रुपए का लेवल जैसे ही निकलेगा करूर वैश्य बैंक के अंदर, उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बढ़ेगा और फिर ऊपर में 55 रुपए से लेकर 60 रुपए तक का मूव शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकता है. पोजीशंस होल्ड करें, 51 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे और ऐड कर सकते हैं 55 से 60 के टारगेट्स के लिए. ओके, तो 55 से 60 के टारगेट के लिए करूर वैश्य पर भी रखिए नजर. हालांकि 10% ऑलरेडी भाग चुका है, बट सुमित जी की राय है कि यहां से और आपको पॉजिटिव एक्शन ये काउंटर दिखा सकता है. एक स्टॉक जिसके लिए आई तो थी अच्छी खबर, आज सुबह थोड़ा एक्शन में दिखा, कल ज्यादा एक्शन में था पर उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया इस मूव को. बायोकॉन, क्या है इसके लिए खबर और क्यों रखना चाहिए इसको अपने रेडार पर, जानते हैं देवांशी के साथ. देवांशी, बताएं क्या है बायोकॉन के लिए खबर. बिल्कुल दीपांशु, आप देखिए काफ़ी पॉजिटिव खबर और इस स्टॉक के लिए आती हुई दिख रही है और काफ़ी इंपॉर्टेंट डील यहाँ पे बायोकॉन की तरफ से आती हुई दिख रही है. बायोकॉन बायोलॉजिक्स जो कंपनी की सब्सिडरी है और साथ ही सीरम इंस्टीट्यूट, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रेटेजिक अलायंस होता हुआ दिखा है. इसके मुताबिक कोविशील्ड टेक्नोलॉजीज और बायोकॉन बायोलॉजिक्स के मर्जर को बोर्ड ने मंजूरी दे दी है. अब इसको दोनों कंपनीज को किस तरह से फायदा होगा, सबसे पहले आप ये समझिए कि बायोकॉन को इसमें क्या मिलने वाला है. बायोकॉन बायोलॉजिक्स को सीरम इंस्टीट्यूट में आने वाले 15 साल के लिए सालाना आधार पर 100 मिलियन डोजेस ऑफ वैक्सीन जो हैं उसका एक्सेस मिलता हुआ दिखेगा. कितना भी कंपनी यहाँ पे खरीद सकती है और इसके साथ ही आप देखिए जो ग्लोबल मार्केटिंग राइट्स हैं, इसके साथ ही इनका जो वैक्सीन का पोर्टफोलियो, इसकी जो कमर्शियलाइजेशन की राइट्स हैं वो मिलते हुए दिखेंगे. जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हुई दिखी थी वहां पे भी कंपनी के मैनेजमेंट ने ये कहा था कि आने वाले समय में की जो वैक्सीन का कमर्शियलाइजेशन है या वैक्सीन को जो मार्केटिंग करते हुए दिखेंगे वो बायोकॉन करती हुई दिखेगी. तो इस तरीके से ये जो पार्टनरशिप है वो बायोकॉन के लिए काफी पॉजिटिव है. इसके साथ ही आप देखिए सीरम इंस्टीट्यूट को यहाँ पे बायोकॉन बायोलॉजिक्स में 15% हिस्सेदारी मिल रही है. इसके साथ ही आदर पूनावाला को बायोकॉन बायोलॉजिक्स के बोर्ड में जगह मिलती हुई दिखेगी, जो कि काफी अहम स्टेप यहाँ पे माना जा रहा है. $490 करोड़ तक के वैल्यूएशन यहाँ पे सामने आते हुए दिख रहे हैं. अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके चलते बायोकॉन बायोलॉजिक्स ये 5वीं डील होती हुई दिख रही है. लगातार हमने देखा है कि बायोकॉन बायोलॉजिक्स के जो वैल्यूएशंस हैं उसमें बढ़त होती हुई दिखी है. सबसे पहले ट्रू नॉर्थ से शुरुआत होती हुई दिखी थी, जहां पे जो वैल्यूएशंस थे बायोकॉन बायोलॉजिक्स के वो $300 करोड़ के आसपास थे. तो पिछले 1.5 साल में आप देखिए जो वैल्यूएशंस है उसमें लगातार बढ़त हुई है और अब फाइनली $490 करोड़ तक के जो वैल्यूएशंस हैं वो कंपनी के बायोलॉजिक सेगमेंट्स को मिलती हुई दिख रही है. अगर आप ओवरऑल इसके बैलेंस शीट देखें तो कंसोलिडेटेड बेसिस पर FY21 में 39 to 40% तक का इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था और इस हिसाब से अगर आप इसकी मार्केट कैप देखते हैं बायोकॉन की करीब 45,000 करोड़ के आसपास है, जिसमें से 36,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है वो बायोकॉन बायोलॉजिक्स की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, जबकि उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% से भी कम है. तो अगर आप ओवरऑल वैल्यूएशन देखें तो बायोकॉन का काफी ज्यादा आता हुआ दिख सकता है. आने वाले समय में एनालिस्ट भी इस पर काफी बुलिश है. ओके, तो ये है बायोकॉन बायोलॉजिक्स और SII में करार. बायोकॉन स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता हुआ दिख रहा है. आज सुबह से थोड़ा बाजार के मूड के साथ नीचे जरूर आया है. वागले साहब, बायोकॉन के चार्ट्स देखिए एक बार और उसके बाद एक और कंपनी के चार्ट्स देखेंगे, वो है सुमित जी सिंजिन का इंजन, वो कैसा दिख रहा है वो बताएं. हमारे कुछ ऐसे दर्शक है जो लगातार मुझे ट्विटर पे बोले सर एक बार तो सिंजिन को कवर करो. तो फिर मुझे याद है सिंजिन का इंजन तो चलाने की बात सुमित जी ने की थी. सुमित जी आप उसके चार्ट्स तैयार करें, तब तक मैं जल्दी से एक बार बायोकॉन के चार्ट्स पूछ लूं वागले साहब को. बताएं सर.
अनिल जी, मेरा जो पॉजिटिव व्यू था वो अभी भी बरकरार है। हालांकि आज के गिरावट में शायद स्टॉप लॉसेस थोड़े से ऑल्टर करने पड़ेंगे। मुझे 362 के स्टॉप लॉस से अभी भी बने रहने की मेरा व्यू है। मेरा 410 का व्यू है। ऑब्वियसली ये 1-2 दिन का नहीं है, एक आध हफ्ते 1.5 हफ्ते का व्यू है। मुझे लगता है बायोकॉन का जो पैटर्न बना है कल और आज का, ये सजेस्ट करता है कि आज की जो मूव है ये करेक्टिव मूव है। यहाँ पर 377, 375, 372 में ये एरिया में बाय करके चलना चाहिए। एक 7-8-10 रुपए का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में 410 के लेवल आपको मिलने चाहिए। ये है आपके लिए बायोकॉन पर राय। सिंजिन, सुमित जी। जी आपने एकदम सही कहा। कुछ दर्शक ऐसे हैं जो उस दिन से सिंजिन को पकड़ के बैठ गए और इंजन का वर्ड यूज कर रहे हैं कि सुमित जी आपने उस दिन बोला स्टॉक 7% चला, वापस उसका इंजन चलाइए। तो मेरा यही कहना है कि इंजन रोज रोज नहीं चलता, जब चलता है तब रफ्तार पकड़ता है। अभी फिलहाल ये थोड़ा सा पॉज मोड में है, 1-2 दिन ये पॉज लेगा, उसके बाद वापस से ये चार्जअप होगा और फिर एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाएगा। 640, 650 ये बाइंग रेंज है। 625 नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में 690 से 700 रुपए तक के लेवल जल्दी इस इंजन के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अपनी पोजीशन होल्ड करके चले, यहां से एक अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए सिंजीन और नजर रखिए इस पर, एक्शन बनते हुए दिख सकता है। सेठी साहब, एक बायोकॉन पर आपसे राय लेनी थी, चलता क्यों नहीं है सर? खबर अच्छी आए खराब आए, बायोकॉन हम देखते हैं अटका ही रहता है। ये तो अच्छी खबर है, सीरम इंस्टीट्यूट के साथ टाई अप भी इनका हुआ है, बट लगातार स्टॉक पर दबाव है। क्या चल रहा है इस काउंटर में सर? देखते हैं तो लगता है कि ये स्टॉक इन लेवल्स पे बिल्कुल खरीदारी करने का ही मौका है, अच्छा करना चाहिए। बट कई सारी पॉजिटिव न्यूज भी एक्सपेक्टेड है, जैसे इनका जो बायोकॉन बायोलॉजिक्स की बातें हो रही है उसका आईपीओ भी आना है, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर होगा। और आज जो खबरें आई जो सीरम इंस्टीट्यूट के साथ इनका जो करार हुआ बायोकॉन बायोलॉजिक्स का और उसके अंतर्गत इसमें स्टेक भी लेंगे, तो वो सब पॉजिटिव है। बट ये कल स्टॉक ऑलरेडी अच्छा खासा चल चुका था, तो आज तो ये बाय ऑन र्यूमर एंड सेल ऑन न्यूज वाली स्टोरी हो गई। और सुबह के बाद जो बाजार ने भी हाइस करे थे उसके बाद से बाजार में भी एक अच्छा खासा अपने हाइट से करेक्ट हुआ है, जो कि रीजनेबल है, जस्टिफाइड है कि बिकॉज इतने दिनों से चलते हुए बाजार में रुकावट के लिए बिल्कुल रुकावट होनी चाहिए और एक बार ये रुकने के बाद वापस से बाजार भी तेजी करेगा। मुझे लगता है बायोकॉन करंट लेवल्स पे जिनके पास है उनको तो होल्ड करना चाहिए। बाकी अगर कोई मौका मिलता है, स्टॉक में गिरावट आती है, तो वो खरीदारी करने का भी मौका होगा। आई एम बुलिश ऑन द स्टॉक। ओके, बुलिश है स्टॉक पर, बायोकॉन पर इन्वेस्टमेंट के लिए आज से सेठी साहब। लेकिन आइए एक बड़ी खबर और आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होती हुई दिख रही है, जरा इस खबर पर करिए फोकस। लाइसेंस ऑयल पीएसयूज के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बड़ा फैसला लिया। ये फैसला आईओसी के लिए नेगेटिव है, आईओसी के लिए खराब खबर है। कैसे? क्योंकि लाइसेंस ऑयल पीएसयूज, जिन पीएसयूज के पास लाइसेंस है ऑयल के इंपोर्ट करने के लिए, उनके लिए ये खबर है और वो लाइसेंस है आईओसी के पास। अब जो बाकी पीएसयूज हैं वो इंडिपेंडेंटली स्वतंत्र रूप से ऑयल का इंपोर्ट कर पाएगी। अभी जो नियम है उसके मुताबिक अगर आपको ऑयल का इंपोर्ट करना है तो आईओसी के थ्रू जाना पड़ता था, यानी कि किसी भी ऑयल कंपनी को अगर ऑयल इंपोर्ट करना है तो उसे आईओसी के पास जाना पड़ता था। आईओसी के पास लाइसेंस है, आईओसी के थ्रू जाओगे। लेकिन अब कुछ विशेष तरह के ऐसे ऑयल हैं जिन्हें अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको आईओसी के पास जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली भी कर सकते थे। यानी कि आईओसी पर दूसरी कंपनियों की डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी, आईओसी के लिए बिजनेस कम होगा। ये है खबर। पूरी खबर समझ लेते हैं, हमारे संवाददाता चेतन भूटानी हमारे साथ हैं इस वक्त। चेतन, बताइए क्या है खबर? सर, आपने एकदम सही समझाया कि सरकार ने इंपोर्ट पॉलिसी रूल्स में कुछ बदलाव करे हैं। जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स करके भारत सरकार ने चेंजेस करे हैं, ताकि जो लाइसेंस्ड ऑयल कंपनीज हैं जो मार्केटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी इन्वॉल्व है उनके लिए ये अच्छी खबर है। लेकिन आईओसीएल के लिए बहुत नेगेटिव खबर है, क्योंकि आईओसीएल एक ऐसी कंपनी थी शुरुआत से ही, जब अगर किसी को अपने फॉरेन से अपने ऑयल इंपोर्ट करना है तो आईओसीएल के थ्रू ही जाना पड़ता है। आईओसीएल का इंटरवेंशन नेसेसरी होता था, लेकिन अब वो एकदम हटा दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि कोई भी लाइसेंस्ड ऑयल कंपनीज डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकती है। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ जस्टिफिकेशन एंड कुछ चेंजेस है, लेकिन जिसका मतलब ये है कि जैसे कुछ स्टैंडर्ड ऑटोमोटिव डीजल फ्यूल है, कुछ सर्टेन तरीके के बायोडीजल्स है, उसमें राहत नहीं है। लेकिन बाकी मेजॉरिटी के फ्यूल्स हैं वो इंपोर्ट अब हो सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशंस की लैंग्वेज थोड़ी सी टेक्निकली ज्यादा साउंड होती है एंड ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से बनती है, तो उसको टेक्निकलिटी समझना मुश्किल होता है। लेकिन अभी जो हमने अपने सोर्सेज से बात करी वो ये मेजर निकला कि आईओसीएल के लिए नेगेटिव खबर होगी, क्योंकि
डोमेस्टिक कंपनीज जो ऑयल PSUs हैं, ऑयल कंपनीज हैं लाइसेंस्ड, उनको अब कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी IOCL के पास जाकर रिक्वेस्ट करने की कि हमको इंपोर्ट करने की परमिशन दी जाए। ओके, तो IOC के लिए ये खराब खबर, बाकी ऑयल कंपनियों के लिए अच्छी खबर। IOC थोड़ा सा कमज़ोर होता हुआ आज अपने लोअर लेवल के आसपास 1% नीचे स्टॉक ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। 117 रुपये के आसपास इस वक्त कारोबार होता हुआ। धन्यवाद चेतन, ये खबर बताने के लिए। सरकार ने इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, इंपोर्ट पॉलिसी में नियमों में बदलाव भी हो चुका। आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार हैं अपनी एक स्पेशल पिक के साथ। और ये पिक ऑफ द डे मान लो, कल नहीं, पिक ऑफ द डे क्यों लेंगे कल? कुणाल जी, राकेश जी, कल तो छुट्टी है, पिक ऑफ द वीक है, अगले हफ्ते की पिक है। लेकिन उससे पहले ये पिक ऑफ द वीक तिरुमलाई केमिकल अभी मैं देख रहा था, कुणाल जी बड़ा जोर से भागा जा रहा है, 280 हो गया। मेरे ख्याल से 220 रुपए के आसपास आपने रिकमेंड किया था 2-3 दिन पहले, 2 दिन पहले, करेक्ट? अनिल जी 2 दिन नहीं, कल ही का किस्सा है अनिल जी। आपको याद है आपने कहा था कि ITC और तिरुमलाई केमिकल के दाम बराबर हैं। हाँ। जैसे तो अनिल जी उस समय जितना ITC का भाव था उतना तिरुमलाई केमिकल का भाव था। और आज भाव देखिए अनिल जी, 283 रुपए, जबरदस्त तेजी बनी अनिल जी, गजब की। नहीं माना जाएगा ये भाव। आप ITC का भी सेम लेके आओ, तब आपको क्रेडिट मिलेगी। तिरुमलाई में क्या है, ITC का 284 करो, तब तो मजा है। क्यों सेठी साहब, बराबर है ना? अरे अनिल जी, इसके साथ एक और चीज जोड़ना चाहूंगा। ये तिरुमलाई केमिकल में आज जो तेजी है, इसके साथ ही साथ एक और स्टॉक को देखना पड़ेगा। जो ये 2 ही कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है, इसको मैंने कवर किया हुआ, इसलिए मुझे याद आया। IG पेट्रो एक और कंपनी है जो कि थैलिक एनहाइड्राइड बनाती है, वो भी तिरुमलाई केमिकल भी बनाती है। मुझे लगता है उसको लेके कुछ या तो कुछ न्यूज फ्लो होगा या भाव बढ़े होंगे। ये दोनों स्टॉक में दमदार तेजी है। मुझे लगता है IG पेट्रो भी देखना चाहिए, अपने ईयरली हाइस के आसपास आ गया स्टॉक। बराबर, सही कह रहे हैं आप। दोनों ही स्टॉक तेजी से भागते हुए नजर आ रहे हैं, बट नंदलेस बहुत ही बेहतरीन शानदार कॉल राकेश जी और कुणाल जी की तरफ से। बेहतरीन कॉल आता हुआ, क्या गजब का मूव आया, 220 से 285, कमाल का एक्शन तिरुमलाई केमिकल्स में। और ये बताने के पीछे वजह है कि क्योंकि पिक ऑफ द वीक आ रहा है कुणाल जी और राकेश जी का, तो थोड़ा दबाव बना लेना ठीक है कि ऐसी ही एक दमदार पिक अगले हफ्ते के लिए भी हमें चाहिए। बिगुल नहीं सर। अनिल जी, हमारा जो पिक ऑफ द वीक है, वो स्पेशल पिक है, वो है HCL टेक। HCL टेक पे खरीदारी की राय है। इसमें देखा जाए तो एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है, ऊपरी स्तरों पे चल रहा है। और ये स्टॉक का जो पैटर्न है, टेक्निकल पैटर्न, ये दर्शाता है कि ये इस वीक के अंदर, कमिंग वीक के अंदर एक बड़ा ब्लास्ट करने का पोटेंशियल रखता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जिस तरह की बाइंग अभी IT में हो रही है, टेक महिंद्रा, टाटा एलेक्सी, सबके चार्ट्स आप देखें तो सब में ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। और HCL टेक का चार्ट बहुत ही दमदार है, बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है। तो ये अगले सप्ताह भी आपको धमाका करते हुए नजर आएगा। तो इन स्तरों पर हमारी खरीदारी की राय है। HCL टेक में स्टॉप लॉस रखें 1260 पर, 1260 के स्टॉप लॉस से खरीदारी की राय है। और इसमें 1325 रुपए का लेवल पहले आएगा। 1325 के टारगेट के लिए HCL टेक में खरीदारी कराएं। दोनों ने एक ही शब्द का इस्तेमाल किया, एक ने अंग्रेजी में, एक ने हिंदी में। जो को बंसल जी बोले कि ब्लास्ट करेगा, आपने कहा धमाका करेगा। तो आप लोगों ने पहले डिसाइड कर लिया था कि कमेंट्री क्या करेंगे, क्यों कुणाल जी? नहीं अनिल जी, उन्होंने ब्लास्ट कहा तो मेरे मन में भी ख्याल आया अनिल जी कि हिंदी में कर देता हूं इसको धमाका, क्योंकि होने वाला तो अनिल जी विस्फोट ही है इसमें। अरे वाह, तीसरा शब्द और आ गया, ब्लास्ट, धमाका, विस्फोट। ये है आपके लिए तैयार HCL टेक का पूरा एक्शन अगले हफ्ते के लिए। जबरदस्त तैयारी तेजी की तरफ होती हुई दिख रही है इस स्टॉक में। खतरनाक एक्शन बनता हुआ आपके लिए। आइए, कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर भरपूर एक्शन बनने की तैयारी में है। और वापस से देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में बहुत ही गजब का होता हुआ दिख रहा है। पॉलीकैब 0.2% मजबूत है आज के सेशन में, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा गिरा है, लेकिन फिर भी मजबूत है। वायदा कारोबार का नया खिलाड़ी विश्वेश जी, आमतौर पर नए खिलाड़ियों पर आपकी नजर रहती है, इस पर भी है?
मेरे हिसाब से अनिल जी इसको हमने डिस्कस किया था अगस्त के एंड में और सितंबर के स्टार्ट में 1900 के आसपास था, और मैंने ये कहा था कि शायद इसमें पोटेंशियल 2400 तक का है, तो वो हो गया है। इन अ वेरी नियर टर्म मेरा ये मानना है अनिल जी कि 2400 से 2300 की रेंज में कंसोलिडेट करना चाहिए और फिर वापस 2700 की ओर जाना चाहिए। तो यहाँ पे एक मार्केट शायद साइडवेज स्टेज लेगा और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक होंगे वो सारे थोड़े दिन के लिए साइडवेज को थोड़े पुल बैक ले सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल मुझे लग रहा है हम लोग ने जो रैली की है उसके बाद में एक पॉज, बहुत बड़ा करेक्शन नहीं लेकिन एक पॉज मुमकिन है। तो पॉलीकैप मेरे हिसाब से अभी भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 2360 इन माय ओपिनियन इज गोना बी अ वेरी गुड एंट्री। आई एम लुकिंग फॉर अ मीडियम टर्म टारगेट 2700। ये है आपके लिए पॉलीकैप पर आए। गणपति उत्सव चल रहा है, गणेशोत्सव, और वैसे तो 1.5 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के और 7 दिन के गणपति विसर्जित हो चुके हैं, लेकिन जो फुल फ्लेज पूरे गणेशोत्सव में लेकर आते हैं, अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन होता है। तो अभी भी मुंबई में जो बड़े गणपति है वो पूरा उत्सव चल रहा है। अब आप सोचेंगे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ अचानक से, उसकी वजह है आपके लिए आ रही है एक स्पेशल, वेरी वेरी स्पेशल गणपति पिक, और वो आ रही है हमारे सेठी साहब की तरफ से। तो 2 मिनट में सेठी साहब आपके लिए एक बेहतरीन गणपति पिक लेकर आने वाले हैं, इस पर रखिएगा नज़र। तब तक हमारी रिसर्च टीम बता रही कि टाटा एलेक्सी, इस स्टॉक को लाया जाए रडार पर। टाटा एलेक्सी में अभी अभी एक उछाल आता दिखा है 5-5.5% का। ये तो कुणाल जी राकेश जी ने जब से बोला है उसके बाद लगता है कैश मार्केट के स्टॉक्स में, सॉरी IT स्टॉक्स में एक्शन होना शुरू हो चुका है। किरण जी देखिए जरा चार्ट्स, क्या यहाँ पर कुछ एक्शन हो सकता है टाटा एलेक्सी? अनिल जी चार्ट पैटर्न तो बहुत शानदार है, पर अभी बाय करने की सलाह नहीं, क्योंकि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो नहीं है और कोई ऐसे पैटर्न ब्रेकआउट अभी देखने को नहीं मिल रहा है। इसका ब्रेकआउट लगभग 5000 के आसपास हुआ था, उधर से लेके सीधा 54-50 तक चला गया है। पर अभी जिनके पास है, जिनको होल्ड करने की सलाह है, 50 to 50 का मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। और आगे मेरा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो जो पिछला चार्ट प्राइस पैटर्न है उसका टारगेट लगभग 5600 का आ रहा है, तो वो 5600 नेक्स्ट टारगेट रहेगा जहां पे रिव्यू लेना चाहिए। ओके, तो 5600 पर करें आप इसको रिव्यू। टाटा एलेक्सी एक और ऐसा काउंटर है जो वन वे मूव ही दिखा रहा है। पता नहीं कितने महीनों से आप देखें तो आपको लगातार इसमें बढ़िया एक्शन बनते हुए दिखता है, थोड़ा रुकता है और फिर अच्छी मूव दिखाता है। इस बीच एक बार जरा बैंक निफ्टी की चार्ट पर नजर डालिए। काफी तेज उतार चढ़ाव बैंक निफ्टी पर आते हुए दिख रहा है। अच्छी रिकवरी हुई थी और फिर से थोड़ी मुनाफा वसूली आई थी। पिछले 10 मिनट में अगर आप देखें तो सभी बैंक स्टॉक्स में आपने खरीदारी देखी। बैंक निफ्टी रिकवर भी हुआ, बट वापस आप देख रहे हैं 37,600 के लेवल पर आते हुए दिख रहा है। तो थोड़ा आपको उतार चढ़ाव वाला सेशन बाजार में आते हुए दिख रहा है। थोड़ी सी रिकवरी होकर वापस आपको नेगेटिव टेरिटरी में आए, पर बैंक्स पर रखिए नजर, यहां पर एक्शन हो रहा है। एक्शन एक और स्पेस में है और ये एग्रो कमोडिटी से जुड़े राइस स्टॉक्स। कुछ समय पहले भी हमने हाईलाइट करा था। काफी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस पर। कुछ और नए डेवलपमेंट्स के साथ आशीष तैयार है। आशीष बताइए क्या चल रहा है इस स्पेस में? दीपांशु, लगातार इस स्पेस में अगर आप देखें तो अच्छी खबर आ रही है। थोड़े दिन पहले हमने आपको एक इंटरेस्टिंग खबर ये बताई थी कि कैसे जो है भारत को एक्सक्लूसिव यूरोपियन यूनियन में GI टैग बासमती राइस का मिल सकता है। और फिलहाल अगर आप देखें तो आंकड़े पूरे सेक्टर के लिए काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। अब भारत में अगर आप देखें जो राइस का एक्सपोर्ट है, इसका दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है और दुनिया में करीब 45% का जो है मार्केट शेयर राइस एक्सपोर्ट में भारत का देखने को मिल रहा है। और इनफैक्ट पिछले साल भी काफी बढ़िया तेजी देखने को मिली थी। पिछले साल 2019 से 2020 के मुकाबले अगर आप देखें तो करीब 49% की ग्रोथ देखने को मिली थी। और इस बार भी माना जा रहा है कि काफी बढ़िया उछाल देखने को मिलेगा। 22 मिलियन टन जो है चावल एक्सपोर्ट होगा भारत से, क्योंकि इससे पहले देखिए कि गल्फ कंट्रीज में काफी ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ करता था, लेकिन अब 2 नए ग्राहक भारत की जो लिस्ट है इसमें ऐड हो गए, वो है चाइना और बांग्लादेश, और दोनों काफी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी जो है भारत से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो उसके चलते आप देखिए कि काफी बढ़िया बढ़त देखने को मिलेगी। बासमती राइस में देखिए ओवरऑल डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से दुनिया भर में एक ओपन अप हो रहा है, उसके बाद से हमने देखा है कि बासमती राइस की जो मांग है इसमें काफी बड़ा उछाल देखने को मिला है। लेकिन जो नॉन बासमती राइस है, यहाँ पर देखिए तो पिछले साल के मुकाबले आपको करीब एक्सपोर्ट में दुगनी ग्रोथ देखने को मिलेगी और इसका फायदा जो है पूरे ही सेक्टर को देखने को मिलेगा। लेकिन एक और खास बात ये भी देख रहा था कि मैं फिलहाल जो है भारत में दूसरे कंट्रीज के मुकाबले जो लॉजिस्टिक्स है वो इतना डेवलप नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो जो काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट है, यहाँ पर जितनी क्वांटिटी लोड करने में भारत
के जो एक्सपोर्टर्स हैं 30 दिन का समय लगता है, थाईलैंड में वो केवल 11 दिनों में हो जाता है। तो अगर यहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होता है तो ये पूरे सेक्टर के लिए काफी बड़ा गेम चेंजर होगा और काफी वॉल्यूम्स का एडिशन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये बात तो साफ है कि डिमांड जबरदस्त है और भारत काफी बड़ी ताकत में जो है बड़ी क्वांटिटी में एक्सपोर्ट करता जा रहा है, जिसके चलते 3 स्टॉक्स को आपको खास अपने रडार पर रखना है। सबसे पहला KRBL, भारत में सबसे ज्यादा राइस एक्सपोर्टर सबसे बड़ा जो है वो KRBL है, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा इसको देखने को मिलेगा। दूसरे नंबर पर आता है LT फूड्स और तीसरे नंबर पर है चमनलाल सेठिया। यहाँ पर आपको नजर रखनी चाहिए, तो इन तीनों कंपनीज को फायदा होगा। चावल एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तेजी आती दिख रही है और जबरदस्त एक्सपोर्ट होता दिख रहा है, तो चावल के एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी पर रखिए फोकस, इनको बड़ा फायदा होता दिख रहा है। काकीनाडा डीप वाटर पोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर में अपग्रेड जो हुआ है उससे चावल के एक्सपोर्ट में आई है रिकॉर्ड तेजी। ओके, और डिमांड तो है ही अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये है आशीष की तरफ से बेहतरीन रिसर्च के बाद बेहतरीन स्टॉक तैयार है आपके लिए। सेठी साहब की तरफ से विघ्नहर्ता शेयर, गणेशोत्सव के उपलक्ष्य में एक बेहतरीन पिक। बताएं सेठी साहब। थैंक यू अनिल जी, ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अनिल जी, जो स्टॉक मैं अब रिकमेंड करने जा रहा हूं एक बहुत ही दमदार कंपनी है। स्टॉक का नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, जो कि मोतीलाल OFS के नाम से ट्रेड होता है। 805 का अभी करंट प्राइस चल रहा है। ठीक है अनिल जी, एक भारत की लीडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो कि ब्रोकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, PMS, मर्चेंट बैंकिंग, सब तरह के एंटायर गेमेट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज में ये काम करती है। कंपनी 550 सिटीज और टाउन्स भारत के उसमें प्रेजेंट है। 2500 इनके ऑफिसेज है और करीबन 20 लाख इनके कस्टमर्स हैं। और अनिल जी, इस स्टॉक के वैल्यूएशन को देखेंगे तो जो इनके पीयर्स है जैसे एंजल ब्रोकिंग है या आपके ICICI सिक्योरिटीज है, इनसे कंपैरिजन में बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड करता है। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 2.6 का इनका प्राइस टू बुक वैल्यू है, जबकि एंजल का है अराउंड 9.6, आईसेक का है अराउंड 13। प्राइस अर्निंग्स मल्टीपल के लिहाज से देखेंगे तो 9 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, जबकि एंजल 28 का मल्टीपल है, आईसेक है 20 का मल्टीपल। बाकी अनिल जी सॉलिड फंडामेंटल्स है। रिटर्न ऑन इक्विटी 28%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 54%, पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 38% का। प्रोमोटर्स जो कि नामी गिरामी रामदेव अग्रवाल जी है, मोतीलाल ओसवाल जी है और बाकी उनकी कंपनीज मिला के 70% अराउंड ओन करती है। FIIs DIIs अराउंड 13% ओन करते हैं। ICICI प्रू है जिसमें प्रोमिनेंट फ्रैंकलिन टेम्पल्टन भी इसमें हिस्सेदारी मेंटेन करता है। बाकी अनिल जी, इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म का तो मेरा टारगेट है 850 रुपए का, तो वो तो मुझे लगता है जल्दी आने चाहिए। बट इस स्टॉक को भी मेरा मानना है कि निवेश के हिसाब से रखना चाहिए। आने वाले 9 से 12 महीने में मुझे लगता है कम से कम 50% की अपसाइड इसमें आने चाहिए। मुझे लगता है जिस तरीके से पिछले 1 साल में हमने देखा CDSL का परफॉर्मेंस, BSE MCX का परफॉर्मेंस, मुझे लगता है या कैम्स का परफॉर्मेंस, मुझे लगता है और बाकी भी ब्रोकरेज स्टॉक्स जैसे एंजल है, आईसेक है, इसने अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि ईयरली हाईज थे 1188 के और वहां से अच्छा खासा करेक्ट होकर कंसोलिडेट करके वापस से तैयारी है तेजी करने की। मुझे लगता है इस स्टॉक को खरीदना चाहिए और मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 850 रुपए। टर्म टारगेट 1200 रुपए के, लॉन्ग टर्म टारगेट ये है खरीदारी करने की राय। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मैंने भी स्टॉक कई बार देखा पढ़ा, लेकिन कभी इस एंगल से नहीं सोचा। मोतीलाल OFS, वाह, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस को OFS बनाने का मतलब ये तो कलाकारी सिर्फ हमारे सेठी साहब ही कर सकते हैं। तो मुझे लगा इनका OFS कब से आ रहा है। एक बार में तो OFS सुना, मुझे लगा इसका OFS आने वाला है। जी सेठी साहब। नहीं, इसका वाकई में NSE का सिंबल मोतीलाल OFS ही है। ये MOFS भी नहीं, मोतीलाल OFS ऐसे करके ही इसका NSE में सिंबल है। तो कमाल NSE का किया हुआ है। चलिए बढ़िया है। तो मोतीलाल OFS ये है आपके लिए स्टॉक सेठी साहब की तरफ से इस गणपति पर विशेष पिक। और आइए एक स्टॉक और फिर से एक बार डिस्कस करेंगे, वो है तिरुमलाई केमिकल, 17% ऊपर है। सुमित जी, आपके भी चाहने वाले कम नहीं है। किसी ने अभी मुझे ट्वीट करके बताया कि तिरुमलाई केमिकल की क्रेडिट अगर किसी को जानी चाहिए तो वो सुमित जी को जानी चाहिए। सुमित जी ने 59 रुपये में 59 रुपये में रिकमेंड किया था। सही है ऐसा? वो कह रहे हैं सुमित जी किंग ऑफ केमिकल्स है, सही में? नहीं अनिल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ स्टॉक जरूर बहुत लोअर लेवल से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं
और 3-4 बार ये स्टॉक पहले रेकमेंड कर चुके हैं, तो बहुत बढ़िया मूव देखने को मिला है। अच्छा, मैंने देखे बने जांचे परखे वगैरह मैंने मान लिया जरूर किया होगा सुमित जी ने, अगर किसी ने लिखा है तो मालूम है क्यों? क्योंकि जब उन्होंने लगा 59 रुपए में था तब रिकमेंड किया, मैं समझ गया 50-60 वाला स्टॉक कोई ढंग का हो अच्छा और जिसमें बढ़ने का पोटेंशियल हो, वो तो सुमित जी के रडार से छूट ही नहीं सकता। तो बिल्कुल सुमित जी ने 59 रुपए से जो रिकमेंड किया, सुमित जी आपको बधाई। अच्छा, बाय द वे इसकी बात निकली तो हमारी रिसर्च टीम ने एक डिटेल भेजी है मेरे पास में। तिरुमलाई केमिकल के साथ साथ आपको एक स्टॉक और देखना है, वो है अल्ट्रा मरीन पिगमेंट। अच्छा, बाय द वे तिरुमलाई केमिकल और आईजी पेट्रो का जो डिस्कशन किया हमने, सेठी साहब वो जैन साहब ने भी लिख के भेजा, वो उनके जेम स्टॉक में रह चुका है। थोड़े दिन बाद मैं आप जैन साहब को ये बोलूँगा, जो स्टॉक हमारे यहाँ रिकमेंड हो रहे हैं या डिस्कशन में आ रहे हैं उनमें से कौन कौन से आपके जेम स्टॉक नहीं, वही बताएं। नहीं तो जो भी अच्छे स्टॉक है वो तो जैन साहब की लिस्ट में सारे लगभग आ चुके हैं, लेकिन तिरुमलाई केमिकल के साथ आपको एक स्टॉक देखना है, वो है अल्ट्रा मरीन पिगमेंट्स। ये मेरी रिसर्च टीम मुझे डिटेल भेजी है और वो इसलिए अल्ट्रा मरीन पिगमेंट ये है स्टॉक 450-55 के आसपास है, 60 के आसपास। अल्ट्रा मरीन पिगमेंट के पास है 20% हिस्सेदारी तिरुमलाई केमिकल की। ठीक है, तिरुमलाई केमिकल का मार्केट कैप है 2500 करोड़, अल्ट्रा मरीन का मार्केट कैप है 1300 करोड़। 20% हिस्सेदारी का मतलब है 500 करोड़ की तो स्टेक इनके पास यही है। तो अल्ट्रा मरीन पिगमेंट्स होल्ड करती है 20% हिस्सेदारी तिरुमलाई में। आई एम श्योर अल्ट्रा मरीन पिगमेंट्स भी जैन साहब का तो जेम्स रहा ही होगा, लेकिन सेठी साहब आपकी रिकमेंडेशन लिस्ट में भी रहा है, जरा अल्ट्रा मरीन पर अपनी राय दीजिए। अनिल जी, बेहद ही दमदार कंपनी है और ये जो तिरुमलाई केमिकल में जो स्टेक ऑन करती है उसकी भी वैल्यू आज के बढ़त के बाद बढ़ गई है। और बाकी ऐसे अच्छा स्टॉक है, मैंने भी निचले लेवल्स पे इसको रिकमेंड किया हुआ है और मुझे लगता है यहाँ पे भी जिन्होंने लिया हुआ उनको होल्ड करना चाहिए। यहाँ से भी अच्छे अपसाइड आने वाले महीनों क्वार्टर्स में देखने को मिलेंगे इसमें। बढ़िया, ये स्टॉक है अल्ट्रा मरीन। जब आपने तिरुमलाई को 3-4-5 बार रिकमेंड किया है सुमित जी, अल्ट्रा मरीन के चार्ट भी फिर देखने की जहमत आप ही उठाएं, बताएं सर। अनिल जी, ये स्टॉक भी तिरुमलाई के पीछे पिछले 3-4 दिनों से, इनफैक्ट पिछले 7 दिनों से मुझे बोलना चाहिए कि अच्छा मूव दिखा रहा है और अभी 470 लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। 470 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे ये स्टॉक के अंदर एक अच्छा मोमेंटम बनेगा और 500 प्लस के लेवल जल्दी स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशंस होल्ड करें, एक अच्छा मूव स्टॉक के अंदर बना हुआ है, ऊपर में अभी और ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त अल्ट्रा मरीन पिगमेंट्स पे। वाह, ये भी स्टॉक मजबूती के साथ ट्रेड करता दिख रहा है। आइए, जय ठक्कर हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। वक्त है कैश का ऑप्शन जय ठक्कर से लेने का। कभी कभी खुशी के लिए कुछ ज्यादा नहीं, एक अनजान दोस्त ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। जय, बताइए कौन सा ऑप्शन चूज किया है आपने? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, 37,700 दिया था 468 पे सुबह, 680 और 810 के लिए, उसमें तो अच्छा मुनाफा हुआ एंड एक अच्छे लेवल्स वहाँ पे देखने मिले हमें। बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूव तब आया था और 558 से लेकर 624-25 तक के लेवल्स हमें देखने मिले, तो वहाँ पे तो फर्स्ट टारगेट्स ऑलमोस्ट हासिल हो चुके थे। अब मैं दे रहा हूँ 37,500 का कॉल ऑप्शन बैंक निफ्टी का, 480 पर मिल रहा है अनिल जी, 480 पे मिल रहा है, इसको खरीद कर चले। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो रहेगा 245 का, 480 पे खरीदे, 245 का स्टॉप लॉस रहेगा, यानी जी क्लोजिंग बेसिस पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे बैंक निफ्टी पर। यहाँ पे जो अनिल जी फर्स्ट टारगेट बनेगा वो 690 का बनेगा और दूसरा टारगेट 820, 690, 820, ये दो टारगेट्स के लिए 37,500 का कॉल खरीदे। ये जो डिप देखने मिला है बैंक निफ्टी में इंट्राडे में शुड डेफिनेटली बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। इनफैक्ट थोड़ा बहुत और नीचे चलेगा, यानी जी इसने जो लो बनाया जो 396 का बनाया, 37,396, जबकि 490 का ही एक अच्छा सपोर्ट था। सो वोलेटिलिटी थोड़ी ज्यादा होने के कारण कभी कभी ऐसा होता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रोबेबिलिटी फिर से अच्छी है कि 38,200, 38,500 के लेवल्स बैंक निफ्टी दिखाए, काफी स्ट्रांग लग रहा है एंड एज ऑफ नाउ देखे तो निफ्टी से बेटर लग रहा है और आउट परफॉर्म करेगा और भी आगे जाकर, ऐसा लग रहा है। कोई कान तरस गए कि निफ्टी के मुकाबले में बैंक निफ्टी अच्छा दिखता हो, कभी मतलब
पहले होता ही नहीं था ये तो। चलिए, लेकिन पिछले कुछ मिनटों में जो बैंक निफ्टी में रिकवरी आई वो कमाल की है, 37,800 के ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है, वो भी तब जबकि निफ्टी ठंडा है। तो वाकई में जय का ऑब्जर्वेशन परफेक्ट है। आखिरी नहीं, पिछले 15 मिनटों में जो हुआ है बैंक निफ्टी में वो कमाल का है। 37,500 का कॉल ऑप्शन खरीदना है 480 रुपये में, 245 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है और टारगेट जय ने दिए 690 और 820 के। बड़े बड़े टारगेट हैं और वो इसलिए क्योंकि आप खरीद रहे हैं कॉल ऑप्शन 300 रुपये इन द मनी का, है ना, 37,500 का ले रहे हैं तो वो बहुत दूर का है। और इसलिए जय कोई ऐसा नहीं हो सकता मामला कि जिसमें थोड़ी प्रीमियम कम देनी पड़े अगर, या फिर आपको इन द मनी वाला ही पसंद है? नहीं अनिल जी, ऐसा नहीं। हम काफी समय में ऐसा होता है कि मैं एट द मनी और एक लेवल ऊपर का भी देता हूँ, बट जनरली जब वोलेटिलिटी बढ़ती है अनिल जी तो मैं ध्यान रखता हूँ कि इन द मनी देता हूँ। और थोड़ा डीप इन द मनी इसीलिए दिया है 300 पॉइंट नीचे, बिकॉज मेरा ये मानना है कि 37,500 का जो लेवल है वही बहुत अहम है। आई मीन उसके नीचे बंद नहीं होना चाहिए, वो स्ट्राइक एकदम परफेक्ट रहेगी। ओके, ये है आपके लिए राय। अच्छा, लगे हाथ आप एक बार जरा निफ्टी के भी चार्ट्स देख लीजिए या लेवल्स देख लीजिए, सपोर्ट कहाँ है और क्या कहीं कोई लोअर लेवल पे आए तो किसी अच्छे लेवल पे खरीदारी का मौका दिखता है आपको, या ऊपर में अगर हल्का होना है तो वो कौन सा लेवल है जरा बताइए वो। नहीं जी, 17,500 17,450 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। इनफैक्ट अगर हम देखें तो लास्ट टाइम जब एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने मिला था निफ्टी में तो 17,500 का ही था, जो मैंने कल परसों ही देखा था और वहां पे डिप आई थी तो हमने वहां पे एक अच्छा हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली थी। बिकॉज 17,450 500 की एक ऐसी रेंज थी जहां पे हम देखें कि इसके पहले की जो भी एक्सपायरीज थी वहीं पे 420 450 तक आता था निफ्टी और वहां से रिवर्स हो जाता था। वो 200 पॉइंट की रेंज थी 17,450 17,250। अब वो रेंज ब्रेकआउट होने के बाद सारे टारगेट्स हासिल हुए एंड एक्सटेंडेड टारगेट्स भी हासिल हुए 17,800 और 900 तक के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो 17,500 450 का लेवल है अनिल जी वही बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी का जो ये आउट परफॉर्मेंस रहेगा वो निफ्टी को काफी हेल्प करेगा वो लेवल्स होल्ड करने के लिए। बैंक निफ्टी की वजह से निफ्टी नहीं गिरेगा, क्या बढ़िया बात हुई है। एक ज़माना था कि मतलब निफ्टी को बार बार खींच के ऊपर लाना पड़ता था बैंक निफ्टी को, और बैंक निफ्टी ढीला सुस्त एकदम आलसी रहता था। आज देखिए वक्त बदल चुका है, बैंक निफ्टी की चुस्ती जोश उमंग उत्साह निफ्टी को ज़्यादा नीचे जाने नहीं देगी, ऐसा मानना है जय का। 37,500 का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय। वक्त है बैन से बेनिफिट का, और जानना समझना देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि ढेर सारे स्टॉक्स हैं बैन में आवागमन करते हुए, बाहर निकलते हुए, अंदर जाते हुए। आशीष चतुर्वेदी तैयार। आशीष, पहले तो ये बताओ बाहर कौन कौन निकलेंगे? अनिल जी, बाहर निकलने में तो सिर्फ एक ही नाम है, जी एंटरटेनमेंट। यहाँ पर देखिए मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट जो 81% 80% से नीचे तो नहीं आई है, लेकिन लग रहा है कि जो है ये स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। ओके, और सबसे ज्यादा अंदर जाने की संभावना किस एक स्टॉक की है? अनिल जी, एक स्टॉक हो गया, रोज का कंटेंडर है, इसका नाम तो रोज लेना ही पड़ता है, IRCTC। एक दिन आता है एक दिन बाहर निकलता है, रोज का हो गया अनिल जी अब तो ये। अच्छा, सो IRCTC तो पक्का अंदर जाने वाला है। और बाकी 116% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। कल 78% हुई थी तब जो बैन से बाहर आया था, आज बढ़ के 116% हो गई है। और बाकी में अनिल जी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस आज ये स्टॉक गिरा भी है, यहाँ पर भी देखें तो 108% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, तो ये भी पक्का है कि बैन में आएगा। तीसरे नंबर पे कैनरा बैंक, यहाँ पर देखिए माफ कीजिएगा पंजाब नेशनल बैंक की मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट है 99%। तो IRCTC, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस और PNB, ये तीन स्टॉक ऐसे हैं जो बैन में एंटर करते हुए नजर आएंगे। तो इस बार ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से IRCTC में 116% की पोजीशन बनी है, थोड़ा लंबा रहेगा आशीष। अब नहीं लग रहा कि मंडे का मंडे ही वापस बाहर निकल जाएगा, नहीं तो आजकल इसका सिस्टम ऐसा हो गया, एक दिन बाहर रहता है, वापस अंदर, वापस बाहर, वापस अंदर, वैसा ही हो रहा है ना? बिल्कुल अनिल जी, इस बार पोजीशन ज्यादा बनती हुई नजर आई और एक ही दिन में देखें तो बड़ा उछाल यहाँ पर देखने को मिला है। कल 78 से सीधा 116% आ गए हैं, तो लग रहा है कि अब 1-2 दिन तो रहेगा बैन में। तो चलिए बैन में जा रहा है, देखते हैं बैन में जाने के बाद कितना ठंडा होता है नहीं होता है। फिलहाल तो आज बड़ी गर्मी हुई, 4028 का हाई बनाया और वहाँ से देखिए नीचे भी काफ़ी आया है। IRCTC लगभग 200 रुपये नीचे आता हुआ दिखा। लेकिन एक ये स्टॉक ये बड़ा इंटरेस्टिंग दिखा, आइबुल हाउसिंग, ये भी बैन में जा रहा है। आइबुल हाउसिंग इतना जल्दी बैन में जा रहा है, और मतलब इसका जो पुल बैक था वो टिका नहीं, मेरे ख्याल से 240-42 के आसपास मैंने सुबह देखा था। जरा एक बार आइबुल हाउसिंग का भाव सामने लेकर आए। माय गॉड, तेज गिरावट हुई है। वागले साहब, चार्ट्स खराब हुए हैं क्या इसके? आइबुल हाउसिंग देखिए जरा।
अनिल जी 225 के लेवल्स ब्रेक करेगा तो फिर ये 200 तक जा सकता है, तो 225 के नीचे इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। फिलहाल ये सपोर्ट लेवल है 27-28 से बाउंस हो सकता है, लेकिन वीक है। 235 ऊपर में ब्रेक नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये है आपके लिए आईबी हाउसिंग फिर से जा रहा है बैन में, और थोड़ा यहाँ पर अच्छा ब्रेकआउट आया था इस हफ्ते, बट फेल होकर आज देखिए 5.5% नीचे है। पर आइए फिर आखिरी व्यू इंडेक्स पर जबरदस्त रिकवरी है बैंक निफ्टी पर, क्या करके जाना चाहिए? चलते हैं अनिल जी के पास आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, बैंक निफ्टी तो बढ़िया रिकवरी दिखा रहा है, हालांकि पिछले कुछ मिनटों में देखें तो डाउ फ्यूचर्स में सुस्ती आ गई है। अब जब हमने लास्ट बात करी थी 30 पॉइंट्स ऊपर थे, अभी 30 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स आपको दिखेंगे। S&P 500 और नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी आपको थोड़ी गिरावट दिख रही है। बॉन्ड यील्ड वहां की बढ़कर वापस 1.33-1.34% पर आ गई है, नजर रखनी पड़ेगी यहाँ पर सर। यूरोप के बाजार आज स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, हालांकि ऊपरी स्तरों से यूरोप के बाजार भी थोड़ा फिसलते हुए दिखे हैं, तो थोड़े ग्लोबल मार्केट्स कॉशियस हैं। ऐसी भारी कोई गिरावट नहीं है, बट हल्का सा दबाव दिख रहा है सर, क्या करके जाएं? मस्ती, आराम से 3:30 बजे मस्ती की पाठशाला देखिए आधा घंटे के लिए, वो सबसे बढ़िया है। देखिए, दो चीज़ है दीप, निफ्टी ऑलरेडी 17,800 के आसपास से 17,600 के नीचे, 200 पॉइंट नीचे है, तो कुछ करने जैसा बचा नहीं, शॉर्ट करने के लिए या बेचने के लिए बचा नहीं। लेने के लिए वीकेंड सेशन है, 50 पॉइंट डाउन नीचे, आज नहीं सोमवार को देखेंगे, क्योंकि 17,500 17,525 की रेंज में होता तो वह कंफर्ट ज़्यादा था, तो 50-75 पॉइंट की जगह है निफ्टी में, इसलिए आज मतलब बेचने का टाइम निकल गया, लेने का टाइम थोड़ा दूर है। अब आइए बैंक निफ्टी, यहाँ लेने का टाइम निकल गया, बेचने का टाइम थोड़ा दूर है, क्योंकि 37,900 पर है। 37,900 38,100 हल्की रुकावट का लेवल है, ताकत के साथ बंद हो रहा है, तो शॉर्ट करना बनता नहीं है। तो आज ना आराम कीजिए, सिंपल। सोमवार को नया फ्रेश ट्रेड लिया जाएगा, फिर भी जिस किसी को करना ही है तो नेचुरली बैंक निफ्टी थोड़ा सा मजबूत ज़्यादा है। 37,500 का पुट ऑप्शन खरीदकर बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स आप खरीद सकते हैं, ताकि अगर कहीं गलती से तेज़ गिरावट के साथ कोई शुरुआत हो तो वहाँ पर आपके लिए कंफर्ट बन जाएगा, अगर ट्रेड करना ही है तो। अदरवाइज ठीक है। और निफ्टी में आप चाहें तो 17,500 के आसपास का पुट ऑप्शन खरीदकर अपनी लॉन्ग पोजीशन को बरकरार रखते हैं, और अगर आप शॉर्ट हैं तो 17,800 का कॉल खरीद लीजिए। बस सिंपल, ये ट्रेड आपके लिए बन सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है वीकेंड पर थोड़े हल्के होकर जाएं, सोमवार को फ्रेश ट्रेड लेने की कोशिश करें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। जी दीप। बिल्कुल, वीकेंड पर हल्के होने की जाने की राय है। अमेरिका में भी आज वॉलेटाइल सेशन हो सकता है, क्योंकि 4 डिफरेंट तरह के वायदा कारोबार के कॉन्ट्रैक्ट्स की आज एक्सपायरी होने वाली है, तो थोड़ी वॉलेटिलिटी आज शाम को अमेरिकी बाजार में आती हुई दिख सकती है। बट बाजार पर रखिए नज़र, टुवर्ड्स क्लोजिंग जो हम बैंक निफ्टी पर एक बढ़िया रिकवरी देख रहे हैं, यहीं पर आपको फोकस करना चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक आज का स्टार रहा है, 5.5% ऊपर, और लगातार हमारे एक्सपर्ट्स ने राय दी है, यहाँ पर नजर रखिए। सेठी साहब, फंडामेंटली कोई राय कोटक महिंद्रा बैंक पर, जो बढ़िया रिकवरी आई है, बाकी बैंक्स के मुकाबले अंडर परफॉर्मर रहा, क्या ये ऑलरेडी कैचअप हो गया है, यहाँ से और थोड़ा कैचअप एक्सपेक्ट करना चाहिए कोटक महिंद्रा बैंक में? बिल्कुल दीपांशु, इसमें और भी थोड़ा कैचअप एक्सपेक्ट करना चाहिए। बैंकिंग सेक्टर को अंडर परफॉर्म किया और अब चलने लगा है, तो मुझे लगता है, और आज जिस तरह का इसमें चाल है, डिस्पाइट द फैक्ट कि ओवरऑल बाजार में वीकनेस है, ये स्टॉक अच्छा कर रहा है, तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इसको बिल्कुल जिन्होंने लिया है निचले लेवल्स पे, उनको अभी भी होल्ड करना चाहिए। और पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा एक बैंक, जैसे कल हमने देखा इंडसइंड बैंक ने बहुत अच्छा किया, फिर आपके स्टेट बैंक ने बहुत अच्छा किया, वैसे ही आज कोटक महिंद्रा अच्छा कर रहा है। हो सकता है कल थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आए, बट ओवरऑल इन लेवल्स पे भी होल्ड करने की सलाह है। यहाँ से अच्छे अपसाइड आने वाले दिनों में देखे जाना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ से भी अच्छे अपसाइड दिखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक पर, नजर रखिए। विश्वेश जी, इस हफ्ते का स्टार बैंकिंग की अगर बात करें तो इंडसइंड बैंक 13% की गेन दिखी है, यहाँ से आप बताइए इंडसइंड बैंक पर क्या राय है? देखिए दीपांशु, अगर मेरा माने तो जो कोटक बैंक में अपसाइड एक्सपेक्टेड है, सिमिलर काइंड ऑफ अ मूव इज देयर इन दी इंडसइंड बैंक आल्सो, और ये आज वीकली क्लोज है, और फर्स्ट टाइम सिंस मेरे हिसाब से February 2020 वी आर सीइंग काइंड ऑफ क्लोज अबव 1100, और इसका जो फैब 21 का हाई भी था वो 1100 के आसपास था, हम उसके ऊपर क्लोज करते। मेरे हिसाब से वीक ऑन वीक बेसिस इट्स अ स्पेक्टेकुलर ब्रेकआउट। अगला लेवल जो इंडसइंड बैंक में आ रहा है वो 1600 रुपए का आ रहा है, तो यहाँ पे अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो थोड़ा बड़ा स्टॉप, मतलब ये वीक का लो है वो
1000 के स्टॉक्स अगर खरीदते हैं तो मुझे लगता है 1400-1500 के टारगेट हम कंजर्वेटिवली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले कुछ वीक्स में, गिवन द मूवमेंट सीइंग इन द बैंकिंग। ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक, नजर रखिएगा इस पर। बंसल जी, वोडाफोन आपने कहा था 10.65 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा, वो तो आराम से क्रॉस करके होल्ड किया है। 35% की तेजी इस हफ्ते वोडाफोन में, स्ट्रक्चर बताएं इसके लिए सर। देखिए दीपांशु, स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और दीपांशु एक चीज क्लियर करूंगा, ये जो लेवल्स होते हैं दीपांशु, ये निवेशक के लिए नहीं होते हैं, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होकर चलता है। ट्रेडर के लिए 10 रुपए 65 पैसे के ऊपर देखें तो 12 रुपए के ऊपर तक के मूव आए हैं। तो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, इतने जब बड़े प्रॉफिट मिल रहे होते हैं तो बुक करना चाहिए। स्ट्रक्चर दीपांशु पॉजिटिव है और मेरा यहाँ पर वोडाफोन में अब ये मानना है, जैसे शुरू में हम मान रहे थे कि सरवाइव करेगा, एक स्टूल का एक अच्छा स्टूडियस बच्चा अगर बोलता है कि पास कर दो नहीं तो कूद जाऊंगा तो वो सुना जाता है। अब मेरे को लगता है कि दीपांशु अब वोडाफोन के मैनेजमेंट की टर्न है, अब यहाँ पर कुछ चीजें आगे चल के अनफोल्ड होंगी। और जब जो एक निवेश की बात चल रही है कि 25,000 करोड़ कुछ पैसा आएगा, उससे पहले पता नहीं कुछ प्रमोटर्स भी शायद कुछ इन्फ्यूज करें, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट होंगी। अगर वो डेवलपमेंट होती है तब यहाँ पर एक नेक्स्ट लेग ऑफ री रेटिंग देखने को मिलेगी। तो किसी का अगर एपिटाइट है और नजरिया है थोड़ा सा साल भर का, तो क्लियरली होल्ड करना चाहिए। वोडाफोन पर आती हुई दिख रही जय के लिए बिल्कुल नहीं, जय टाइम का है, बिना बिल्कुल के जैकपॉट बढ़ाएं सर। जी अनिल जी, कोटक बैंक हमने दिया था, इंडसइंड बैंक भी हमने दिया था, अब एचडीएफसी बैंक की बारी है। एचडीएफसी बैंक का 1600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, 18 रुपए 55 पैसे पे मिल रहा है अनिल जी। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है 11 रुपए का। ऊपर में फर्स्ट टारगेट बनेगा इसका 29 रुपए का, सेकंड टारगेट रहेगा 36 रुपए का। 29 एंड 36 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है 1600 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एचडीएफसी बैंक का। बिकॉज जो हिसाब से अनिल जी अगर आपको ध्यान होगा तो हमने कोटक बैंक में बताया था कि 1840-60 के ऊपर ये लाइफ हाई बनाएगा, वो हुआ ऑलमोस्ट बैंक ऑफ द मंथ हो गया ये प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। इंडसइंड बैंक में भी कॉल दिया, वो भी ऐसे हुआ। आई थिंक नाउ एचडीएफसी बैंक की बारी है एंड दैट शुड आल्सो हैव बैंक निफ्टी टू मूव हायर। और इस बीच कोटक भी 2000 के पार निकलता हुआ, आज ये सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लीड कर रहे हैं तेजी को पूरी तरह से। यहाँ पर अच्छी खासी खरीदारी आपको होती हुई नजर आएगी। तो भरपूर एक्शन है बाजार में बैंकिंग शेयरों में, और एचडीएफसी बैंक को रिकमेंड करके अपने पूरे के पूरे टारगेट्स बैंक निफ्टी के भी हासिल करेंगे जय ठक्कर। आखिरी 1.25 मिनट बचाए और देख लेते हैं किस तरह का मूड माहौल बाजार में। ठीक है, कोई खास नहीं, 45 अंकों की कमजोरी है निफ्टी में। कोई मतलब अगर आपको लग रहा है 45 अंक ज़्यादा गिर गया तो परसेंटेज निकाल लो, निफ्टी का परसेंटेज निकाल लो, 1/4% है, बस सिंपल सी बात है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं। सेंसेक्स 100 पॉइंट है, 1/4% भी नहीं, 0.18% है, 100 पॉइंट मत देखो। और बैंक निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर है, ये है लगभग आधा % मजबूत आज के सेशन में। तो ये है आपके लिए क्लोजिंग पर अच्छे लेवल। तो बैंक निफ्टी लाइफ हाई बनाता हुआ इंट्राडे भी और क्लोजिंग बेसिस पर भी आपके सामने लगातार दूसरे दिन। निफ्टी और सेंसेक्स ने इंट्राडे में हाई बनाया लाइफ टाइम, क्लोजिंग बेसिस पर कल वालों से ही काम चलाइए, आज के नए नहीं हैं आपके पास में। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है इस बाजार में, जो मजबूत है वो बहुत मजबूत है, इतने मजबूत है कि आप देखते रह जाएंगे। इंडिगो 11%, कोटक 5%, क्या गजब की तेजी होती हुई दिख रही है। जो कमज़ोर है वो डेफिनेटली है आईबुल हाउसिंग 5.5% नीचे, पीएनबी 5% नीचे, दोनों ही बैंड में जा रहे हैं आज। सरकारी बैंकों की जमकर धुलाई हुई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सारे के सारे बैंक, इवन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4% लुढ़कता हुआ, सेल बैंड में आने के बाद आज 4% गिरता हुआ। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपको दिखेगी कमजोरी। ये है आपके लिए बाजार का भरपूर एक्शन। खबरों वाले शेयरों में भी दमदार एक्शन रहा है आज के सेशन में। काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो मजबूती के साथ और कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आ रहे हैं आपको। घंटे की मधुर आवाज़ आपके कानों में गूंजती हुई आइए बाजार की मधुर आवाज़ आपके कानों में गूंजती हुई आइए बाजार बंद होने के बाद का एक्शन बता दें। 4:30 बजे आपको मिलता है कमोडिटी बाजार का विशेष शो। सोने के लिए लगातार दूसरा हफ्ता गिरावट वाला साबित होने वाला है। एक ही झटके में सोना हो गया है 800 रुपये सस्ता। सबके दिमाग में एक ही सवाल है, खरीदारी का मौका है या और आएगी गिरावट? यही जानने के लिए गोल्ड में मेगा सेल अब बाय या सेल शाम 4:30 बजे, और उसके बाद आज शाम 5 बजे ये एक और विशेष शो आपको देखने को मिलेगा, और ये है
आपकी खबर, आपका फायदा। कोरोना संकट अभी खत्म हुआ नहीं, लेकिन टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस जैसी दिग्गज कंपनी ने अपने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाना शुरू कर दिया। और वर्क फ्रॉम होम जब शुरू हुआ था तो अब ये लग रहा था कि इसका ट्रेंड दिनों दिन मजबूत होता हुआ नजर आएगा कि वर्क फ्रॉम होम का कल्चर होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन छोड़ दे तो कंपनियां चाहती है कि एम्प्लॉय ऑफिस आए, एम्प्लॉय चाहते हैं कि हम ऑफिस में जाकर काम करें। एक सर्वे आया और उस सर्वे में यह आया कि 10 में से 7 लोग ये कह रहे हैं ऑफिस में जाकर काम करना उनके लिए पसंद है। सोचिए 10 में से 7 लोग, गजब है। देखिए अब तो हम भी ऑफिस में आके काम करने लगे हैं, लेकिन इसमें 10 में से 7 लोग किस तरह के हो सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं ऑफिस में काम करना प्रीफर करता हूं और देखिए दीप घर से काम करना प्रीफर करते हैं, तो इसमें आप समझ गए होंगे किस तरह के लोग घर से काम करना प्रीफर कर रहे हैं, किस तरह के लोग ऑफिस से काम करना प्रीफर कर रहे हैं। लेकिन इसी पर होगा हमारा खास शो। नेस्कॉम के फाउंडर मेंबर और पूर्व चेयरमैन अशांक देसाई साहब होंगे, सिंपली एचआर के मैनेजिंग पार्टनर रजनीश सिंह साहब होंगे और डेलोइट इंडिया के पार्टनर अनुभव गुप्ता साहब के साथ देखेंगे ये खास शो, हमारा आज का नया वर्क कल्चर, घर या दफ्तर। और इंडिया 360 में बात करेंगे आज दिन भर की खबरों की और बताएंगे आपको जीएसटी का पूरा सार, एससीओ में कट्टरपंथ को मोदी की ललकार और वर्ल्ड बैंक के भीतर चीन के चाटुकार। साथ ही आए त्योहार, सस्ते लोन की बाहर, ढेर सारा एक्शन है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज आपके लिए होगी जानने समझने की, बैड बैंक की एबीसीडी। क्या है बैड बैंक और ये बैड बैंक गुड क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे। मिस मत कीजिएगा, ये मिस मत कीजिएगा। मस्ती की पाठशाला छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के उस पार लंबे समय के बाद आपका पसंदीदा शो आने की तैयारी में। और आज का टॉपिक है प्रधानमंत्री बनकर आप कौन सी अपनी एक ख्वाहिश है वो पूरी करना चाहते हैं। ख्वाहिशें 1000, पोस्ट है एक, दावेदार ढेर सारे।